तो दिल्ली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू दिल्ली बाइट्स ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, दो चार कुछ बेसिक बातें जो मैं सभी सेशंस में रिपीट करता हूँ, वापस से उन बातों को मैं रिकैपिचुलेट करूंगा एंड आई ट्राई टू कीप द सेशन शॉर्ट कि डायरेक्टली मैं आप लोगों की क्वेरीज पर आ सकूँ। देखिए यार, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जैसा जैसा अभी तक जो है एज फार एज आप लोगों का 2024 कंसर्न है, तो मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम्स हो चुके हैं अभी तक। अब केवल जामिया का बचा हुआ देखने के लिए मिल रहा है, डी बी एड सॉरी यूपी बी एड का भी बचा हुआ देखने के लिए मिल रहा है। बट दिल्ली बाइट्स मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को कवर करता है, तो गोइंग विद दैट एक तो जामिया का रह गया है, एक RIE का रह गया है। इनफैक्ट RIE बी एड का शायद फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 जून है, तो आप लोग उस हिसाब से भी देख सकते हैं। ऑल्सो सभी कैंडिडेट्स को स्ट्रांग रिकमेंडेशन रहता है कि आप जितने भी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं, सभी जगह के आप फॉर्म फिल करके देखिए, एग्ज़ाम दे कर देखिए। एग्ज़ाम के सेंटर्स तो ऑल ओवर इंडिया मोस्ट प्रोबेबली पढ़ ही जाता है, जहाँ पर आप जाकर देख पाओगे तो आपको अपने लेवल का भी आइडिया होता है। क्योंकि देखिए, रियल एग्ज़ाम में जब आप उतरते हो तो आपको भी अपनी औकात पता चलती है कि मेरा लेवल क्या है। ठीक है, घर बैठ के 4 मॉक टेस्ट लगाना, 4 लोगों के बीच में 4 क्वेश्चन लगाने से आपको एग्जैक्टली आइडिया नहीं मिलता है कि किसी भी एग्ज़ाम में कितना कंपटीशन है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है मतलब 3 4 6 एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आपको वहाँ एडमिशन ना भी लेना हो तब भी आप दीजिए। जैसे कि कोई भी कैंडिडेट है, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि CUET के साथ आप जामिया का भी पेपर दीजिए, IP का भी दीजिए, RI का भी दीजिए, या UP का या कहीं और का भी आप दीजिए ज़रूर, जिससे कि आपको अपना लेवल पता चले। क्योंकि वो लेवल जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर में अगर आप कोई भी और प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये तो जस्ट अ बिगनिंग है, ये महज एक शुरुआत है। तो फ्यूचर में आप कोई भी एग्ज़ाम का और प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपरेशन करने से पहले आपको एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कि मेरा उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का लेवल क्या है, या फिर मुझे प्रिपरेशन की कितनी आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा यूनिवर्सिटी हो जिसको आप बहुत हल्के में उठा रहे हो और वहाँ भी आपका एडमिशन ना हो, तो तुम सिंपल सा गेज कर सकते हो कि फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब का अगर आप फॉर्म फिल करते हो, मैं वैसे गवर्नमेंट जॉब को मैं स्टैंडर्ड नहीं मानता हूँ, कोई मानक टेस्टिंग फल वो नहीं है, लिटमस नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जाना चाहते हैं, अगर उसको मैं एक मानक के तौर पर मानूँ, तो आप देखिए कि अगर नॉर्मल किसी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होने में आपकी हालत ख़राब हो जा रही है, तो आप कैसे किसी जॉब वगैरह में सेलेक्ट होगे, और किस बेसिस पर कोई कैंडिडेट बड़ा बड़ा UPSC, SSC, बैंक और ये सब कोचिंग ज्वाइन करने की कोशिश करता है, उसका आउटकम भी क्या आएगा। जैसे नॉर्मल अगर किसी यूनिवर्सिटी में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जहाँ पर ऐसा है कि वो डिग्री आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, कहीं और से भी मिल जाएगा, बस अच्छे यूनिवर्सिटी से जाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर वगैरह में जाओगे तो आपको एक बेहतर, एक अलग तरह का लॉन्च पैड मिलता है। लेकिन ना, ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टॉपर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप बेवकूफ़ होगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा नहीं, हम पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, हम टॉपर नहीं है, तो इसका क्या मतलब, ये कोई बेवकूफ़ होने का सर्टिफिकेट तो लगा नहीं लेगा कोई। तो अब जैसे मान लो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो एग्ज़ाम में ना लेवल गेज करना बहुत ज़रूरी है कि कितना रैंक आ रहा है। जैसे कि कोई बच्चा CUET का पेपर दिया हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो देख लो यार कि कितना कट ऑफ गया है और मैं कितना पाया हूँ, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसको कवर करने में किसी ऐसे एस्पायरेंट से पता करो जो सेलेक्ट हुआ है, कितना मेहनत लगता है। मान लो कि अगर आपने CUET का पेपर दिया है और CUET में कट ऑफ जाए किसी सब्जेक्ट में, मान लो फर्स्ट कट ऑफ रैंक ओपन हो 200 नंबर पर और आखिरी बच्चे का एडमिशन हो 180 नंबर पर, तो तुमको ना लिटरली एक चीज देखना चाहिए कि 180, 200 और मैं कितना पाया हूं, लेट से 130 नंबर। तो तुम्हारे और लास्ट कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ है उसके बीच में 50 नंबर का गैप है। वो जो 50 नंबर का गैप है ना, वो महज 50 नंबर का गैप नहीं है। उसको फिल करने के लिए हो सकता है कि आप 1 साल थ्रू आउट लगे रहो तो भी 50 नंबर गैप फुलफिल ना हो पाए। क्यों? क्योंकि जब तुम 50 नंबर का इधर से गैप भरोगे तब तक पता चलेगा जहां 200 कट ऑफ गया था अगली बार 225 हो जाएगा। ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो तुम थोड़ा गैप फिल किए, तुम 130 से 170 पाए, 160 पाए, और वहां 200 वाला कट ऑफ 220 हो गया, फिर 50 नंबर का गैप हो गया।
तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो आपको ना सस्टेन्ड वे में अपना लेवल ना चेक करते रहना चाहिए। तो मान लो नहीं भी सिलेक्शन हो रहा है तो एटलीस्ट देखिए, देखो होता क्या है कि मान लो किसी एग्जाम में 400 में लेट से 198 मार्क्स कट ऑफ गया है, तो अब 198 से ना कोई बच्चा 197.5 भी पाया है ना, तो भी वो नॉट सेलेक्टेड है। ठीक है, और नॉट सेलेक्टेड वाली लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन हाँ ध्यान देना, कोई बच्चा 100 नंबर पाया है और कोई 197.5 पाया है, दोनों ही नॉट सेलेक्टेड वाले लिस्ट में है, लेकिन दोनों के नॉलेज में ना जमीन आसमान का गैप है। वो जो 197.5 वाला है वो या तो इस एग्जाम में या कोई और दूसरा तीसरा चौथा देगा तो उसका हो जाएगा, और उसका लक भी तभी साथ देगा जब वो ऑप्शंस को क्रिएट करेगा। ऑप्शंस को क्रिएट करने का मतलब कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका लक भी आपको तभी फेवर करेगा जब आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, तो वो ऑप्शंस जो है अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग होता है कि बहुत सारे मेरे सेशंस ज्वाइन करते हैं, बहुत से ऐसा लोग हो सकता है फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए होंगे, और वो मल्टीपल टाइम डिस्कस भी करते रहते हैं, यूट्यूब पर भी जा रहे होते हैं, डेली बैठ कर वीडियो देख रहे होते हैं, और 75 प्लेटफॉर्म पर और जाके वीडियो भी देख रहे होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता है ज़रूरत से ज़्यादा भी डिस्कस नहीं करना होता है। ठीक है, अगर तुम डिसाइडेड हो तो बहुत डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत डिस्कस कर रहे हो इसका मतलब कि डिसाइडेड नहीं हो। तो ज़रूरत से ज़्यादा जब डिस्कस करोगे तो भी आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंचोगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे आपको थोड़ी सी ना क्लैरिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको अंदर से दिखना चाहिए कि यार ये वाला एग्जाम ऐसा है जिसमें मैं मेक थ्रू कर सकता हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका लेवल बहुत अच्छा हो पढ़ने में, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, नहीं। इससे ज़्यादा ज़रूरी दूसरी चीज़ ये है कि आप ये भी समझो, अलग अलग बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अलग अलग तुमको वो देखने के लिए मिलेगा, क्या कहते हैं, पेपर स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। मान लो सीयूईटी का जो पेपर स्ट्रक्चर है वो पेपर हो सकता है 1 घंटा 45 मिनट का हो, और कोई बच्चा जामिया का पेपर दे रहा है तो हो सकता है वो पेपर 3 घंटे का हो। तो पता है 1 घंटा 45 मिनट बैठना और 3 घंटा बैठना दोनों दो अलग बातें हैं। ठीक है, 3 घंटा तो तुमको लगातार बैठा दें तो आता भी पेपर रहेगा तो भी बैठने में मौत आने लगती है। ठीक है, उसी पेपर को 3.5 घंटा 4 घंटा कर दें तो क्वेश्चन से ज़्यादा चैलेंज रहेगा 3.5 घंटा 4 घंटा टिक के बैठना। ठीक है, घंटा 1.5 घंटे में क्या होता है कि आप बहुत फोकस्ड रहते हो और वो बहुत सारा वो होने लगता है, करने लगते हो। जैसे यही सेशन है, यूजुअली डेली बैठ सेशन का टाइम होता है 5 PM से 6:30 PM, लेकिन देखोगे जैसे जैसे 6 बजेगा मैं डिस्कस करते करते एकदम फैलता जाऊँगा। ठीक है, 7 PM पर एकदम बैठा रहूँगा, अच्छा ये चल रहा है, 7:30 पर इधर पोस्चर चेंज हो जाएगा। तो जो परफॉर्मेंस होता है उसमें भी चेंज आता है। यही चीज़ आपके साथ प्रिपरेशन में भी है भाई। पेपर देने जा रहे हो तो पेपर स्ट्रक्चर का एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या एग्जैक्टली पूछ रहा है। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जो मैथ्स और साइंस वाले बैकग्राउंड में अच्छा ना हो, मान लो थोड़ा सा जहाँ पर टेक्निकल एस्पेक्ट वाला आ रहा है उसमें कमज़ोर हो, और सोशल साइंस वाले एस्पेक्ट में अच्छा हो, तो उसको आईपी के पेपर में कम दिक्कत होगा, आरआईई के पेपर में कम दिक्कत होगा, जामिया में ज़्यादा दिक्कत होगा। सीयूईटी का भी पेपर कोड के हिसाब से हो गया है, उसमें कम दिक्कत होगा। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे हो उसका आप क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग होंगे जो, मान लो यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने बैचलर्स की डिग्री ले रखी होगी, जो यहाँ पर हिस्ट्री उनका एक सब्जेक्ट होगा, तो अब सीयूईटी का पेपर दिए होगे तो एक को हिस्ट्री का क्वेश्चन ही नहीं आया था ठीक से, 4-5 क्वेश्चन था। कोई ऐसा होगा जिसका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होगा, वही उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का आधार है कि तुम CUPP 04 वाला पेपर दोगे क्योंकि तुमने पॉलिटिकल साइंस से कर रखा है, पेपर में एक भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जियोग्राफी को तो अछूत प्राणी बना दिया है इन्होंने कि छूना ही नहीं है, कुछ एग्जाम में तो ऐसा चल रहा है। ठीक है, ये कर दिया है, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो पेपर में भी ना बहुत ज़्यादा आपको अप्स एंड डाउन देखने के लिए मिलेंगे, तो यही बहुत ज़रूरी होता है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस रखिए, और इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो बात मैं कह रहा हूँ उसमें कोई हानि नहीं है। ठीक है, लेट से अगर आप दिल्ली में रहते हो तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसका सेंटर दिल्ली में ना पड़ता हो, तो अबे पेपर दे के सबसे बेस्ट लाइव मॉक टेस्ट तो वहीं होता है। क्योंकि घर वाले मॉक टेस्ट में क्या है, वो टाइमर उल्टा भी चल रहा होगा, तो बीच में कोई बुला दिया, हाँ क्या हुआ, अच्छा आते हैं अभी, हाँ अगला क्वेश्चन। ये एग्जाम में नहीं रहता है। ठीक है, बहुत फोकस्ड रहते हो और टाइमर उल्टा चलता रहता है, तो आप प्रेशर भी महसूस करते हो उस चीज़ का। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मान लो किसी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं भी जाना है और तुम उसका पेपर देते हो, तो तुम ये सोच सकते हो कि रिलैक्स माइंड क्या होता है, क्योंकि तुमको ये फियर तो है नहीं कि फेल हो जाएंगे।
तो खुल के बैटिंग कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम्स में ये जरूरी नहीं है कि आप आउट ऑफ द वे परफॉर्म करिए, आप आउट ऑफ द वे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जैसे लोग कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउट ऑफ द वे परफॉर्म कर दिया। नहीं भाई, अगर आपके गाड़ी में 120 का मीटर है तो तुम 120 ही तक जा सकते हो, ठीक है। और जिसके में 200 है वो 180 200 तक जाएगा, जिसके में 300 का है वो 250 पे भी खींच पाएगा। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर तुम्हारे गाड़ी में 120 का मीटर है तो ज़रूरी ये है कि जब सड़क पर उतरो तो 80 से 100 का एवरेज तुम्हारा हमेशा मेंटेन रहे। तो जिसकी गाड़ी में 200 का स्पीड रहेगा उसको भी 80 और 100 वाला ही एवरेज मेंटेन करना आवश्यक है, ठीक है। तो एज अ कैंडिडेट ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपका नेचुरल परफॉर्मेंस है ना उसको तुम ओवरराइड नहीं कर जाओगे। ऐसा ना हो कि एग्जाम फियर, एग्जाम प्रेशर, पेपर स्ट्रक्चर नहीं पता, इससे तुम अंडर परफॉर्म करो। दिक्कत का विषय ये है, अगर आपको मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हारा उस दिन कोई किस्मत साथ देगा और तुम 25 में 25 सही कर दोगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है 20 भी ना कर पाओ, 15 भी ना कर पाओ, लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओगे तो कम से कम 12-13 तो कर ही लोगे, ठीक है। जो आपका इंजन का परफॉर्मेंस है 120 से ऊपर नहीं चला जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि मेरे गाड़ी में 120 का स्पीड है तो मैं 80-100 पे परफॉर्म करूँ। जो आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का मानक है ना उतना थ्रू आउट पेपर में बरकरार रहे, ठीक है। ये स्पिरिट के साथ जब आप जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा आज सिर्फ बीएड एंट्रेंस एग्जाम, इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। फ्यूचर में कोई सा भी आप जॉब या कोई भी इस तरह का आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके अंदर वो एक सीरियसनेस डेवलप होगी। जैसे आप लोगों को एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे मान लो दिल्ली बाइट्स की कोर टीम में ना 7 से 8 फैकल्टीज़ होंगे और नॉन टीचिंग में 2 से 3 लोग होंगे और बाकी के इंटर्न्स होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के 15-16 लोगों की टीम होगी। इसमें क्या है, जो लोग भी कोर टीम में काम करते हैं इन सब का पेमेंट किसी भी एक दिल्ली के सबसे टॉप कॉन्वेंट स्कूल से अच्छा होगा, ठीक है। एक सिंपल सा आपको डेटा दे रहा हूँ, समझने की बात क्या है यहाँ पर। जैसे अभी आप देखेंगे दिल्ली बाइट्स का इंटर्नशिप वगैरह जो है, जो जॉब जो जॉब रेडी मॉड्यूल है, जो भी इंटर्नशिप वगैरह जिसका अनाउंसमेंट आप देख रहे होगे बैक टू बैक दिल्ली बाइट्स पर हो रहा है, जॉब रेडी स्किल्स के रिगार्डिंग बात की जा रही है। एक छोटा सा आपको एग्जांपल दें, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा कंज्यूम्ड है ना अपने फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से कि नहीं इसको गवर्नमेंट में ही जाना है, तो कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई करता है तो बहुत कैजुअल रहता है वो, बिना इस बात को समझे कि वहां भी तुमको लेंगे नहीं, बिना इस बात को समझे कि तुमको वहां भी लेंगे नहीं वो, तो उसको भी लग रहा था अरे हमको तो जाना भी नहीं था। अरे तुम सीरियस होकर देख लो, तुमको नहीं ले रहे हैं वो, ठीक है। बस इसी डिफरेंस को आपको फिगर आउट करना है कि वो तुमको ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं अपने यहाँ, वो तुम्हें नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक बच्चा जो है मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ मिस कर जाता है। और यही जो बात होती है ना कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी सेल्फ रनिंग सेक्टर में जा रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होता है कि नहीं नहीं जब तक वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं सेलेक्ट हो लेगा, वहीं से जब डिसाइड कर देगा तब वो बाकी का कुछ सोचेगा ज़िंदगी में और क्या करना है। पहले एक बार सेलेक्ट हो जाए, पहले घर वालों को प्रूव कर लें, तब हम वहाँ जाएंगे तो ना 9 मन सरसों होगा ना राधा नाचेगी, ठीक है। ना आप उतना कर पाओगे, ना उससे आगे आगे आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ें दूसरा ऑप्शन आदमी क्लोज करने लगता है, तो वो कैंडिडेट जो होता है ना उस पर भी वो सीरियस नहीं रहता। ये मैं तब बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो कई बार उसको मेल तक कैसे लिखना है, सीवी ऐसे भेजते हैं बस अपलोड करके भेज दिया। हम लोग भी पता क्या करते हैं, मेल को ऊपर से देखते हैं कुछ लिखा नहीं, आर्किव चैट खत्म। तुमने अगर 10 मिनट भी लिया होगा सीवी बनाने में, हमने उसको 10 सेकंड भी नहीं लिया रिजेक्ट करने में। कोई बच्चा ढंग से लिख के भेजा है तो उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं इसने क्या कर रखा है, क्या किया है। तो इसी तरह सभी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है, चाहे 15 लोगों की टीम हो, चाहे 150 लोगों की टीम हो, चाहे 1500 की हो। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बेस्ट सूटेड हो। तो वो सब जो रास्ता है वो यहीं से जा रहा है। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये थोड़ा सा यही बस फ़र्क पड़ जाता है किसी एक अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट होकर जाके पढ़ने से। जैसे आप बीएड करने जा रहे हो तो किसी अच्छे कॉलेज में अगर आप सेलेक्ट होते हो तो वहाँ पर ये फ़र्क पड़ता है। और एक नॉर्मल ऐसे ही रैंडमली जा रहे हो तो तुमको उस कह लो माइलेज के लोग नहीं मिलेंगे जो तुमको ये बात पॉइंट आउट करें, जो तुमको ये बात कहें कि भाई ये वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग, या तुम्हारे कोलीग ऐसे होंगे, या जो इन्वायरमेंट ऐसा होगा, या जो फैकल्टी सपोर्ट होगा वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो इस तरह का नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लो आपको मैं बताऊं, एक कॉलेज है आईपी यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पर
किसी बच्चे ने कुछ बोला होगा कि मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ऐसे करवाते हैं, तो टीचर ने क्या कहा कि बेचारा जिस तरह से हम लोग ट्रेनिंग में करा रहे हैं ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले ना अपने बच्चों को छोड़ देते हैं ऐसे ही। वो सब खुद जाके इंटर्नशिप ढूंढते हैं और खुद जाके ट्रेनिंग करके आते हैं। और जो मेरा स्टूडेंट बता रहा था, हमने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, यहाँ भी चीज़ें वैसे ही चलती हैं। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सेम मेथड फॉलो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब देखो टीचर्स भी ऐसे हैं जो गाइड कर रहे हैं, वो अवेयर नहीं है किसी XYZ कॉलेज। अबे पहले तुम जाके देखो तो क्या चल रहा है, फिर तो आके मतलब कुछ भी बोलोगे क्या बच्चे को? मतलब उस समय उसको खुश करने के लिए आप कुछ भी बता रहे हो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना है कि आप मतलब कॉलेज में कहा जा रहा है हम इसलिए बेटर हैं क्योंकि देखिए आप जब किसी स्कूल में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो हम एक मेंटर एलोकेट कर रहे हैं। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी होता है, BHU में भी होता है, जामिया में भी यही होता है भाई, यही मेथड ही है, यही NCTE का गाइडलाइन ही है। इसमें कुछ ऐसा बहुत विशेष आप नहीं कर रहे हैं, या फिर वो कॉलेज वाले कोई बहुत विशेष नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो जो आप इस बात को समझिए कि अच्छा कॉलेज या कोई नहीं अच्छा कॉलेज, में ये जो फ़र्क होता है, क्यों आपको अच्छी जगह जाने की कोशिश करना चाहिए। ऑल्सो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एकदम अच्छे वाले में एडमिशन हो ही। तो नहीं हो रहा है तो क्या करना है? ठीक है, नहीं हो रहा है तो क्या करना है। देखो ऐसा नहीं है कि तुमको चैप्टर 1 नहीं समझ में आया है तो चैप्टर 2 नहीं समझ में आएगा, थोड़ा दिक्कत जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुम वहीं पर फंसे रहो, कि लेकर एकदम फंसे हुए हो। जैसे मान लो बहुत लोग क्या होता है कि मान लो एक बार नहीं सेलेक्ट हुए, ठीक है नहीं सेलेक्ट हुए, एक बार दूसरी बार ट्राई दो, दूसरी बार भी नहीं हुआ तो 3 बार 4 बार खींचे हुए हैं। अब उस चैप्टर को क्लोज करो भाई, अगले चैप्टर में जाओ, और वाकई में आप में औकात है सुलझाने की तो आप दूसरे वाले चैप्टर में सुलझा लीजिएगा मैटर को। तुमको आगे सीटेट का एग्जाम देना होगा, उसके बाद निकलोगे KVSD, SSSB, NVS कुछ भी देना होगा, आप वहां पर सॉर्ट आउट कर लीजिए। ठीक है, ऐसा थोड़ी नहीं कि इसी लेवल पर आपको सॉर्ट आउट करना। जैसे बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको अपना मार्क्स पता होगा, स्कोर पता होगा कि ठीक ठाक एडमिशन नहीं हो रहा है, तो अब नहीं हो रहा है तो अब इसमें बहुत उलझो मत यहाँ पर कि नहीं नहीं सर इसमें हमको एकदम बेस्ट वाला चाहिए, आप बता दीजिए ये कैसे होगा वो कैसे होगा। उस केस में मैंने बोला क्या कि आप ये कोशिश करिए कि आपके लोकेशन से सबसे नियरेस्ट वाला कॉलेज कौन सा है। और ये किसी नॉर्मल आप BEd एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे से पूछोगे जो BEd कर रहा हो, उससे आप पूछोगे तो उसको वो बता देगा कि अभिलाष सर ऐसा क्यों कह रहे होंगे। क्योंकि जब तुम रोज कॉलेज जाते हो ना, और तुमको सुबह 9 बजे पहुंचना होता है और 5 बजे तक तुम्हारा कॉलेज चलता है, तो होता क्या है 9 से 5 लगातार कॉलेज थोड़ी चलता है, बीच में 1 घंटे का गैप रहेगा, कोई फैकल्टी नहीं आया है, कोई लाइब्रेरी का लेक्चर डाल दिया गया है, कोई लैब डाल दिया गया है। अब सुबह 3 लेक्चर था, बीच में 2 घंटे का गैप है, आखिरी लेक्चर है एक तो एंड में। तुम क्या सुबह से शाम कॉलेज में बैठे हुए हो, तो होगा क्या एकदम पूरा होता है ना कि मतलब क्या कहें, एकदम चुस के निचोड़ जाओगे आप, पूरा आपका जितना एनर्जी है वहीं खत्म हो जाएगा। कुछ भी ना आप सीखने लायक रहोगे, ना कुछ भी आप करने लायक रहोगे। ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ, कुछ भी ना आप सीखने लायक रहोगे, कुछ भी ना आप करने लायक रहोगे। एंड आपको एक ऐसे डेटा दे रहा हूँ, ये दिल्ली वेट्स का डेटा है जो अभी 4 दिन पहले का डेटा है। ये जो जॉब रेडी स्किल वाला अनाउंस किया गया था, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द वो बच्चे हैं जो दिल्ली वेट्स पर 2 साल 1.5 साल पहले ज्वाइन किए हुए थे, जो अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं कॉलेज से। क्यों? क्योंकि जब तक कॉलेज में थे उसी में पूरा नप तौल गया। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि अच्छा वो आपके बहुत दूर ना हो आपके लोकेलिटी से, क्योंकि आपका थोड़ा टाइम बचे और आप सेल्फ को टाइम दे पाओ, तभी मतलब वो लॉन्गर रन में आपको फेच करेगा। तो जैसे मान लो जो भी कैंडिडेट इस साल एडमिशन ले रहे हैं, आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपको आपके चॉइस वाला कॉलेज नहीं मिल रहा है तो सेकंड थर्ड प्रायोरिटी भी देखिए, सेकंड थर्ड प्रायोरिटी में क्या आपने रखा है। अगर वो सब नहीं मिल रहा है तो गो एज पर योर लोकेशन। वो थोड़ा महंगा भी होगा तो चलेगा। क्यों यार, रोज रोज जाना किसी कॉलेज 1 घंटे 1.5 घंटे, वहां से 1 घंटे 1.5 घंटे लौटना, एकदम एग्जॉस्ट हो जाओगे। और 2 साल ना सिर्फ एकदम डिग्री के पीछे लगे रहोगे, और उस डिग्री से कोई बहुत ज़्यादा नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि डिग्री किसी भी नौकरी का प्रमाण नहीं है। डिग्री महज एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, न्यूनतम अर्हता फुलफिल करते हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़रूरी है फुलफिल करना। और प्राइवेट में क्या होता है कि अगर आपको बहुत अच्छा आता है और आपको डिग्री नहीं है तो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको सर पर बैठा के रखेगी, और कितना भी डिग्री है नहीं आता है तो ऑर्गेनाइजेशन पहले दिन ही आपको लात मार के बाहर कर देगी। ठीक है, ये चीज़ आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए कि हम इस हिसाब से जाएं कि जब हम ऐसा करियर बना रहे हैं तो हमको इस बात पर क्लैरिटी रहे कि हमको जो भी डिग्री परस्यू कर रहे हैं उसमें ठीक ठाक तरीके से आए, और नहीं किसी बहुत बेस्ट संस्था पर पहुंचे हो तो आप देख लीजिए कि आगे कौन कौन सा आपको एग्जाम देना है, वहाँ पर आप सॉर्टेड रहिए। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि IP यूनिवर्सिटी का पेपर दिए हो, रैंक आ रहा है तुम्हारा 1800, 2000, 1500। अरे भाई, इस रैंक पर आपको हमेशा कॉशियस रहना चाहिए कि फ्यूचर में तुम कोई भी एग्जाम दे रहे हो
तो बहुत ज़्यादा फिर आपका कंडीशन बहुत बेकार है। ठीक है, मतलब अब देखो बहुत से बच्चे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एडमिशन नहीं लेना है, मैं बस कह रहा हूँ कि आप इस पर जागृत हो जाइए कि अगर 1500 से ऊपर है, फिर जा रहे हो हायर क्लासेस व्लासेस में इधर उधर कुछ भी अनबन ज्वाइन कर रहे हो, तो उससे रिजल्ट बहुत ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है, तो इस पर ना थोड़ा सा कोशिश करिए कि हम इस पर थोड़ा सा चिंतन करें और तब एडमिशन के लिए जाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्लैरिटी आप ही को डेवलप करना है। एंड लास्टली, कोई भी बच्चा ऐसा है जो यहाँ पर आईपी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बैठा हुआ है, तो प्लीज़ मेरे से ये मत पूछिएगा कि ये वाला कॉलेज लें कि ये वाला कॉलेज लें। ये टोटली आपकी चॉइस है। मैंने बता दिया कि SCRT एक गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज होने का एडवांटेज ये है कि भाई फीस थोड़ा सा कम है, थोड़ा ही कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। 65,000 रुपये तक वहाँ का फ़ी है। और नॉर्मल आईपी यूनिवर्सिटी में कहीं भी एडमिशन लोगे तो 1,00,000 रुपये तक फीस लगेगा, 10% ऊपर नीचे कर लो। ठीक है, 2-3 अच्छे कॉलेजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एक तो SCRT भी अच्छा है, लीलावती ठीक ठाक है, और MSIT भी अच्छा है। इन सभी कॉलेजेस को छोड़कर बाकी का कोशिश करिए कि आप अपने लोकेशन के हिसाब से ले लीजिए। और हाँ, किसी भी 2 कॉलेज के बीच में फंसे हुए हो तो यहाँ मीटिंग में बैठने के बजाय जानते हो क्या बेहतर है कि कल मंडे है, दोनों कॉलेजेस जाओ घूमो, जाके लिटरली विजिट कर लो। लेकिन बच्चों से मत पूछना कि और आपका कॉलेज कैसा है। हर बच्चा अपने कॉलेज को गाली ही दे रहा होता है, क्योंकि उसका हो गया है। ठीक है, तो तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी चले जाओगे, जामिया में चले जाओगे, सब गाली दे रहे होंगे अपने कॉलेज को। ये बहुत नॉर्मल सा टेम्परामेंट है, तो इस पर भटकना नहीं है, क्योंकि समाज में भटकने का बहुत ज़्यादा पर्याप्त रिसोर्स अवेलेबल। तुम खुद जाओ, तुम देखो कि ये 2 जो कॉलेजेस हैं, कौन सा जगह तुमको देख के ज़्यादा बेहतर वाइब आ रहा है, कौन सी जगह पर तुमको लग रहा है कि अच्छा कैंटीन है, यहाँ पर मैं और वो होने वाली, वो दोनों चाय यहाँ बैठ के पी सकते हैं कि नहीं, साथ में बन मक्खन खा सकते हैं कि नहीं, इन्वायरमेंट कॉजी है कि नहीं है, घर से हम लोग ईजिली आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। ये चीज़ देखिए और तब डिसाइड करिए। मतलब अगर 2 के बीच में फंसे हुए, 3 के बीच में फंसे हुए हो, तो जाकर लिटरली आप देख लो। जैसे मान लो मैंने तुमसे कह दिया कि लेट से रामदास कॉलेज अच्छा है, मान लो मैंने कह दिया। अब तुम अगर साउथ दिल्ली से आते हो और सहादरा जा रहे हो, तुम्हारा सर पकड़ लेगा। और रामदास कॉलेज के पास जाते ही सहादरा वाला एरिया देखोगे, बहुत ही क्लीसी सा एरिया है, बहुत वो सा है, तो कॉलेज चाहे ठीक हो, अब तुम्हारे लोकेलिटी के हिसाब सेट नहीं बैठ रहा है, तो इन दैट केस आप कोशिश करिए कि अपने हम घर के पास लो। ठीक है, और बाकी का जो भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS का फॉर्म फिल कर रखे हैं, BHU का जो फॉर्म वगैरह आपने फिल कर रखा है, तो उन लोगों का कट ऑफ लिस्ट बहुत जल्द जारी होगा। जब भी कट ऑफ लिस्ट जारी होगा तो उसका अपडेट भी आपको दिल्ली बैट्स देखने के लिए मिल जाएगा। और दिल्ली बैट्स के भरोसे मत बैठिए रहिएगा, आपने किया है, आपने फिल किया है, हर 2 दिन पर खुद वेबसाइट विजिट करते रहिए, चेक करते रहिए। जब भी उसका एडमिशन का डिटेल आएगा, आपके काउंसलिंग वाला जो पोर्टल आपने रजिस्टर किया है उसी के अंदर वो आपको शो करेगा। ठीक है, और एक बार जब कॉलेज एलोकेट होगा तो अगला कट ऑफ आने में ऑलमोस्ट 5 से 7 दिन लग जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग बहुत सेंट्रलाइज तरीके से कर दिया गया है, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। पहले क्या होता था कि यूनिवर्सिटीज़ अभी काउंसलिंग हुआ और शाम तक डेटा रेडी हो गया, इतने बच्चे आए इतने नहीं आए, तो अगला लिस्ट 2 दिन बाद ही जारी कर दिया, तो तब ज़्यादा नंबर ऑफ कट ऑफ आते थे। ऑल्सो आपको इस चीज़ में भी नहीं फंसना है कि सर DU में कितना कट ऑफ आएगा, BHU में कितना कट ऑफ आएगा। अरे कट ऑफ चाहे 4 आए, चाहे 6 आए, चाहे 8 आए, तुम्हारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और तुम्हारा होना होगा तो 4 कट ऑफ, 6 कट ऑफ, 8 कट ऑफ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारे मार्क्स से ज़रूर फर्क पड़ रहा है। तो आप उस नज़रिए से देखिए। तो जो भी बच्चे CUET का पेपर दे रखे थे, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि CUET वाले में टॉपर का मार्क्स दे दिया गया है, तो उससे आप गेज कर सकते हो कि रैंक कितने नंबर पर ओपन हुआ है, जिस भी पेडागॉजी से आपने फॉर्म फिल कर रखा है। ठीक है, आप वो चीज़ देख लीजिए। और उसमें मान लीजिए कि लेट से कोई ऐसा पेडागॉजी है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर रैंक ओपनर जो टॉपर है उसकी 198 मार्क्स हैं, तो कितना कट ऑफ नीचे तक जा सकता है? 10%। तो 198 का 10% निकालोगे तो 19.8। ठीक है, दैट गोज फॉर 180.2 के लमसम जितना लोगों का नंबर रहेगा उन लोगों के चांसेस रहेंगे सिलेक्शन के लिए। जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ। और ये जो 180 वाली बात बोली है मैंने लास्ट कट ऑफ तक बोला है, क्योंकि अगर मान लो 198 मार्क्स हैं तो पहले में कितना जाएगा, 198 से अगले कट ऑफ में 194, 195, दूसरे में 190, तीसरे में जो है
तीसरे चौथे में 184 85, लास्ट आते आते 180 पे सैचुरेट होकर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जो कैटेगरी वाले हैं आप 15% का मार्जिन ले लीजिए, डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी टू कैटेगरी। कैटेगरी में भी कौन सा कैटेगरी मैटर करता है। ठीक है, तो अब कौन सा कैटेगरी है वो तो फिर आप डिसाइड करिए, उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। मान लो किसी का PWD हो या फिर कोई और कैटेगरी लग रहा हो जिसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम हो, तो वहाँ पर आपको गैप देखने के लिए मिलेगा। खैर, अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा आप लोगों के क्वेरीज और क्वेश्चन पे। यू पीपल विल जस्ट रेज योर हैंड, तो आई कॉल आउट द नेम्स वन बाय वन। फर्स्ट आई कम टू एकता, देन आई कम टू शगुफ्ता। यस एकता जी, आपने हैंड रेज कर रखा है। एकता यादव। शगुफ्ता। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग शगुफ्ता जी, बताइए। सर जैसे अभी आपने नाम लिया ना गुरु रामदास कॉलेज, तो वो तो बिल्कुल मेरे घर के आधे घंटे मतलब दूरी पे ही है। तो वही मतलब अब जाके देखना पड़ेगा, आपने जैसे बताया। और भी लीलावती 1 घंटे की दूरी पे है। तो सर काउंसलिंग तो मतलब फॉर्म वगैरह फिल कर दिया, लेकिन अब वही है ना कि कौन सा चूज करें या नहीं करें। तो आधे घंटे वाला ये चूज तो ज्यादा बेटर लग रहा है, लेकिन अब ये नहीं पता कि कॉलेज है भी सही या नहीं है। तो जाके ये विजिट कैसे करिए, पता और क्या। करें? तो सर कैसे पता चलेगा कि कॉलेज कैसा है या तो नहीं है, वो तो रामदास फिर। से तुम आधा आधा घंटा दूर रहती हो, तो इसका मतलब है कि तुम साउथ दिल्ली में तो रहती नहीं हो। नहीं सर। हाँ, तो तुम्हारे लिए वही सही है। जी सर। और एक सर वो फॉर्म जब फिल कर रही थी ना, तो उसमें जो मार्कशीट के साथ एक स्टडी सेंटर का प्रूफ मांग रहे थे, जिस वजह से मेरा हो नहीं पा रहा है एप्लीकेशन का पूरा वो। तो वो क्या है सर, आप बता सकते हैं? आपने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है? बीकॉम। अरे कहाँ से कर रखा है मतलब? डीयू से। डीयू से सर, डीयू से। DU में कहाँ से कर रखा है? सोल से कर रखा है? जी जी। हाँ, तो बोलिए ना, DU SOL से कर रखा है, पूरा बताइए। जी सर। जी सर। हाँ। डीयू है सर। हाँ, तो आप जो आपका वहाँ पर कॉलेज में जो आपका ID कार्ड लगता है उसको अपलोड कर दीजिए। रिजल्ट के साथ। ID कार्ड अपलोड करने को बोला हूँ ना मैं। ओके ओके हाँ, तो सर। बस ID कार्ड अपलोड कर दीजिए। ठीक है, उस पर लिखा रहता है, वो ठीक है समझ सर। जाएंगे वो लोग। ठीक है। ठीक है जी सर। हाँ, यस, देन आई कम टू निधि। यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग निधि जी, बताइए। सर सिंस आपने बोला था कि अकॉर्डिंग टू रैंक आपको लाइक 7 to 8 या फिर 6 to 7 कॉलेजेस करने हैं, तो सर मैंने लाइन वाइज सारे मतलब अरेंज करके देखे थे। तो आफ्टर कालका जी फिफ्थ वन, देन आई चूज रामदास कॉलेज, बट सर वो बहुत ज्यादा दूर पड़ रहा है। लाइक मैं द्वारका में रहती हूँ तो काफी दूर है। तो जैसा आपने बोला था कि लास्ट जो कॉलेज आप चूज करोगे वो अपने लोकेशन के हिसाब से करोगे, बट मेरे जो लोकेशन में जो सबसे नियरेस्ट कॉलेज है वो MSIT है। तो सर कुछ सजेशन कि मैं कौन सा 6 से कौन सा रखूँ, अपनी 6 से 7? नहीं, नो सजेशंस फ्रॉम माय एंड इन दिस डे। ठीक है, आप अपने लोकेशन के हिसाब से देखिए फिर। ठीक है, क्योंकि आपका रैंक क्या है, MSIT मिलेगा नहीं मिलेगा, आई डोंट नो। ये सर तो सारे दूर पड़ रहे हैं मतलब मेरे को। हाँ, ये आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन मत दीजिए भाई, रैंक बताइए ना कितना है। तो 7, 8, 8। हाँ, तो 788 पर MSIT नहीं मिलेगा, मुश्किल है। तो फिर जो बाकी के दूर दूर हैं उसमें ये देखो कि कौन सा तुम्हारे सबसे नियरेस्ट है। ओके सर, एंड सर 6 to 7 सफिशिएंट होगा ना? हाँ क्योंकि हाँ मेरे हाँ, को। छः छः कॉलेज भर दीजिए, कोई एक मिल जाएगा आपको। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। देखिए, मेरा जो दिया हुआ प्रेफरेंस है वो तो एक स्टैंडर्ड प्रेफरेंस है। अब किसी का घर वहीं दिल्ली में, उसके बगल में कोई कॉलेज है तो ऑब्वियसली उसको वो प्रेफर करना चाहिए। ठीक है। हाँ। यस। हाँ, यस, देन आई कम टू अंकिता, देन आंचल दीक्षित। अंकिता पांडे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंकिता जी, बताइए। सर मेरी रैंक 386 की आई थी CET एग्जाम में। तो क्या मुझे लीलावती मुंशी कॉलेज मिल सकता है? मैं जनरल हूँ दिल्ली से आपने ही। मीटिंग देर से ज्वाइन किया है? सॉरी। आपने मीटिंग देर से ज्वाइन किया है? नहीं सर, अभी। तो मैंने बोला ना, ये चीज़ मत पूछिए कि ये कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। काउंसलिंग कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है भाई। ठीक है, काउंसलिंग में कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो आप बता रहे हो, तो रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, आई डोंट थिंक इट इज़ वाइज टू कमेंट। नहीं सर, आपने बोला था ना कि नियर बाय, तो मेरे नियर बाय पड़ रहा है, इसलिए मैं पूछ रही थी हाँ, कि तो इस नियर बाई रैंक है में तो मिल फिल सकता करिए। फिल करने का मतलब ये नहीं होता है कि मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग ये क्लैरिटी रखिए कि फिल करने का कहीं से ये मतलब नहीं है कि मिल जाएगा।
लेकिन प्रायोरिटी वाइज वही होना चाहिए, ठीक है। ओके। और सर जैसे हम काउंसलिंग के बाद जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो उसमें करेक्टर सर्टिफिकेट मांगेंगे वो। ठीक है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट तो 6 मंथ तक वैलिड होता है। तो मेरी जो ड्यू की बीए कंप्लीट हुई थी वो 2019 में कंप्लीट हुई थी। किसने बोला 6 मंथ तक वैलिड होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट? सर सब यही बोल रहे हैं कि 6 मंथ तक कौन ही सा वैलिड बोल होता रहे हैं? है। बुलाइए उन लोगों को, मीटिंग में बुलाइए, मतलब मेरे जो सीनियर्स हैं वो भी बोल बुलाइए रहे थे। उनको, बुलाइए मीटिंग में, देखें कितना सीनियर है। ओके सर, तो सर वो मतलब वहाँ पे वैलिड होगा ना? नहीं, कौन लोग कह रहे हैं बताइए, बुला के लाइए ना। कहाँ आपको लिखा है 6 महीने तक होता है? बताइए कैसे आपने डिसाइड किया? 6 महीने बाद आप कैरेक्टरलेस हो जाएगा कोई? चरित्र प्रमाण सर पत्र वो तो चरित्रहीन हो जाएगा 6 महीने बाद वो। सर क्योंकि वो 5 years हो गए हैं 2019 to 24 डेथ, इसीलिए भी। हाँ तो आप कहिए ना कि आप ऐसा सोच रही हैं, ऐसा कोई नियम तो है नहीं, आपने कैसे कह दिया 6 महीने? आप और बच्चों को कंफ्यूज कर रही हैं। 6 महीने कहाँ से डिसाइड हुआ? देखो सबसे पहले तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोई इतना बड़ा सर्टिफिकेट नहीं है जिसके लिए आप परेशान हो। सबसे पहला चीज़ तो ये, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोई भी नॉर्मल गैजेटेड जो ऑफिसर होगा वो साइन करके आपको दे सकता है, ठीक है। और लोग अमूमन क्या करते हैं, स्कूल या कॉलेजेस से निकलते तो स्कूल का प्रिंसिपल भी लिख के दे देता है, ठीक है। तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी नॉर्मल गैजेटेड ऑफिसर, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर जो गवर्नमेंट डॉक्टर होगा वो आपको साइन करके दे सकता है चरित्र प्रमाण पत्र, और वो मान्य होता है, ठीक है। और मान लो कि एकदम तुम कॉलेज के गेट पर खड़ी हो और तुम्हारा एडमिशन रिजेक्ट हो रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बेसिस पर, तो डेली बाइट्स के नंबर पर मैसेज करिएगा, मैं आपको 1 मिनट के अंदर सर्टिफिकेट भिजवा दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ जी जी, आंचल दीक्षित। और प्लीज़ क्लास ये सब डेटा आप लोग अपने पास से मत लाया करिए कि 6 महीने तक वैलिड है, वो साल भर तक वैलिड है। ये सब डेटा कहाँ से मिल जाता है? कोई मान लो कोई बच्चा, एक बात सोचो, खुद सोचो, अपना कॉमन सेंस यूज करो। कोई बच्चा 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अब पास आउट होते समय कॉलेज वालों ने उसको माइग्रेशन भी दे दिया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दे दिया साइन करके। अब वो 1 साल बाद किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है ड्रॉप करके, तो तुम ये कह रहे हो कि वो कैरेक्टरलेस हो गया, जाके फिर से कैरेक्टर बनवा के ले आए, ठीक है। कॉमन सेंस यूज करिए दिस, मतलब, और 6 महीने का डेटा भी दे रहे हो और कह भी रहे हो कि कोई सीनियर ने बताया है, ठीक है। अरे भाई कोई तुम्हारा जूनियर भी तुमको सही बात बताए तो सुन लीजिए, ठीक। यस आंचल, यस प्लीज। हाँ हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आंचल। सर एक तो मेरा रैंक 1100 आया है। हाँ। एंड एक तो सर मुझे ये पूछना है कि इसमें कट ऑफ कितनी निकलती है? जहाँ तक मुझे पता है शायद 3 कट ऑफ निकलती है, तो आप एक बार मुझे वो क्लियर कर दीजिए। एंड काउंसलिंग तो इसका पूरा ऑनलाइन रहता है ना कि हमें जी। विजिट करना होता है? जी सारा ऑनलाइन होगा, ठीक है। ओके सर। और सर ऐसा मतलब जैसे कुछ सुनने में आया कि काफी ज्यादा पढ़ाई है इसमें, मतलब बहुत ज्यादा ही असाइनमेंट्स और वो सब कुछ ऐसा होता है कि हमारी भी हालत खराब हो जाए, तो ये क्या सच बात है? नहीं तो आप क्या करने जाना चाह रही हैं कॉलेज में? नहीं नहीं, ऑब्वियसली सर पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब ऐसा असाइनमेंट्स होता है। एक तो पहले मेरा ये क्वेरी था, आप जो हर वीडियो में ऐसा बोलते हैं कि घर के पास जो हो वैसा कॉलेज देखिए। नहीं नहीं, मैंने हर लेकिन वीडियो वो में ऐसा नहीं नहीं बोला। मैंने नहीं, हमेशा अब सर बोला है जैसे कि टॉप बात कॉलेज बोल आपका रहे- एडमिशन ना हो तो अब सिंस आपकी रैंक हाँ। 1100 आपने बताया ना, शायद कितना बताया? हाँ जी हाँ, सर। तो आपका अटेंशन उस वाले लाइन पर जा रहा है। जितने यहाँ होंगे जिनका 100-200 के अंदर होगा, वो सब प्रायोरिटी को लेकर परेशान है कि सर हमको SCRT वाले में हाँ। नहीं हो रहा था, हम SIT वाले में जाएं कि ना जाएं। तो वो हो क्या रहा है, आपके रैंक से ना मेरा शब्द आप कैच कर रही हैं। तो आपको 1100 पर आपको ये देखना है कि मेरे लोकेशन के करीब क्या है, ठीक है। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, इस बात को फील करके देखिए। मान लो आजकल आपकी रैंक 50 होती, तो सर ऑब्वियसली प्रायोरिटी जो मतलब बेस्ट कॉलेज होता वही देख। बस बस बस। तो सर ने ऐसा नहीं कहा है, सर ने भाई सबका साथ सबका हाँ, विकास की सर। बात की है। तो मतलब ये है कि जो लोगों का 1100 रैंक है वो भी ये चीज़ देखें, ठीक है। एंड आचल इट डजेंट मैटर कितना कट ऑफ आ रहा है, उनका जब तक सीट नहीं भरेगा तब तक वो कट ऑफ देते रहेंगे। क्वेश्चन ये है कि वो 2 कट ऑफ दे रहे हैं या 4, तुम्हारा एडमिशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो IB में तो टोटल 22 कॉलेजेस हैं इस बार जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसे मान लो तुम्हारा 1100 के लमसम रैंक है, तो तुम टोटल अगर 8 कॉलेज काउंसलिंग में फिल करते हो तो 8 में से कोई एक तुमको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सभी कॉलेजेस में 100-100 सीट होते हैं। और ये भी मैं बता दूं, ये जो गुणा गणित मैं कर रहा हूँ किस बेसिस पर होता है। मान लो तुमने कालका को 6ठे नंबर पे लगा रखा है, हो सकता है अगले को ना लेना हो। जैसे पास्ट में ही मेरी एक स्टूडेंट थी लास्ट ईयर ही, उसका रैंक 7 या 8 था, उसका रैंक था। उसके जस्ट घर के बगल में MSIT है, तो उसने SCRT प्रायोरिटी में भरा ही नहीं था। वो क्यों जाएगी वहां से डिफेंस कॉलोनी? वही सोच रही कि हम इतना दूर अप डाउन करेंगे, इससे बड़े हम MSIT में ही ले लें, ठीक है।
लास्ट ईयर के 1-2 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका जामिया में एडमिशन हो रहा था जहाँ 8,000 रुपये फीस है, MSIT में फीस है 1,00,000 रुपये। सर हमको जामिया में नहीं जाना है, उसको जामिया से बीएड नहीं करने का मन है, और MSIT का वो 1,00,000 अफोर्ड कर सकती है, तो अफोर्ड कर सकते हो तो गो फॉर इट, वो भी इक्वली अच्छा कॉलेज है। ठीक है, बस जामिया का फीस ये है कि भाई सरकारी है, 8,000 रुपये फीस है। तो देखो बच्चे जब इस तरह का डिसीजन लेते हैं ना, तो ऊपर से ना लिस्ट जो चेंज होने लगती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई बच्चे का रैंक 8 है, वो SCRT नहीं डाला है ऊपर, वो MSIT डाल दे, तो फटाक से MSIT में चला जाएगा। ठीक है, और कोई जो नीचे वाला रैंक वाला रहेगा वो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो इसीलिए आप कमेंट नहीं कर सकते हो। और मेरे जैसा व्यक्ति तो कतई नहीं करेगा जिसको काउंसलिंग कैसे काम करता है समझ में आ रहा है। जितना ज़्यादा कम समझ में आएगा उतना ज़्यादा आदमी कमेंट करता है कि ये मिल सकता है, वो मिल सकता है, क्योंकि कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं। अब और छोड़ो, आप लोग बोल रहे हो तो मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि ये इनसाइड दिल्ली वाला है कि आउटसाइड दिल्ली वाला है। बहुत यहाँ होंगे जो आउटसाइड दिल्ली वाले हैं। ठीक है, तो कई लेवल का उसमें वो भी फिल्टर भी लगा हुआ है। मतलब बेसिकली मैं तो आगरा से वहाँ शिफ्ट होंगी, जो भी मेरा करना होगा। हाँ, तो तो मेरे देखो तुम लिए तो आउटसाइड almost- दिल्ली से हो। हाँ, आउटसाइड दिल्ली। नहीं तो आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? ग्रेजुएशन सर मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी तो से inside है, दिल्ली and से सर हो। मेरा मास्टर्स भी हो गया। अच्छा, तो इनसाइड दिल्ली से But- हो। तो सर मेरा मास्टर्स लेकिन आगरा से है। ग्रेजुएशन के बेसिस Masters पर फिल करिए ना। ठीक है, ओके, तो सर मैं इनसाइड दिल्ली हुई ना। राइट। तो बस देखो फिल्टर वो और- चेंज होते रहता है। ठीक है, हाँ सर जैसे मेरा ग्रेजुएशन मैथ्स में हुआ है, मास्टर्स मेरा पॉलिटिकल साइंस हो गया, सुन लिया उससे मैं। तो एक बार पर्याप्त है मेरे लिए कि आप मास्टर्स आगरा से की हैं, ग्रेजुएशन आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रखा है, तो भी मैं कह रहा हूँ ग्रेजुएशन से ही होगा। ठीक है, ओके, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, Thank सुन लिया था ना मैं। ओके, ठीक है सर। जी, देखो जब आप लोगों को एडमिशन लेना रहता है ना, बच्चे इतना ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं। देखिए अगर आप कोई भी चीज़ में जब अपना डिग्री का क्वालिफिकेशन बता रहे हो, आपने यही करा होता है, मैं उस पर गेज कर रहा हूँ क्या है। ऑल्सो एक चीज़ और समझिए, क्या है ना कि आईपी में वो बात लागू नहीं हो रही है, यूजी पीजी वाला डिफरेंस। ठीक है, इसलिए डजेंट मैटर कि आपने पीजी वहाँ से किया है। और ऑल्सो मेरा आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा, अगर आप रिस्क ले सकती हैं, किससे बात कर रहा था मैं? हाँ जी, हाँ यस, अगर आप रिस्क ले सकती हैं तो आपको आउटसाइड दिल्ली के बेसिस पर ही भरना चाहिए, आपको ज़्यादा बेहतर कॉलेज मिलेगा। ठीक है, इनसाइड दिल्ली में तो सब घुसे पड़े हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सर वो लीगल रहेगा अगर बाद में अगर ऐसा काउंसलिंग वगैरह रहे तो फिर वो बोले। अच्छा पीजी कर रखी हो भाई बाहर से, चलिए अच्छा लगा बात करके आपसे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडिडेट देन आई विल कम टू यस आशिमा सर गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग। सर मैं रजिस्ट्रेशन करी थी आईपी के लिए ना, उसमें वो दिखा रहा है बीटेक की काउंसलिंग दिखा रहा है। अच्छा BA कई लोगों में दिखा शो रहा- नहीं करता है कई बार आशिमा ना, तो एक दो बार जब दोबारा रिफ्रेश करके चेक करोगे 1-2 दिन बाद तो शो करेगा तुम्हें। ठीक है, वो आईपी में नॉर्मल पोर्टल में प्रॉब्लम होता है, कई बार लोग रजिस्टर करते हैं ना तो बीएड वाला शो नहीं करता है। ठीक है, ठीक है ठीक है। हाँ, देन आई विल कम टू शिवानी यादव। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी शिवानी, गुड इवनिंग। सर मेरी रैंक तो 34 है, तो मैंने SCRT प्रायोरिटी भरा है। एंड बस मेरा ये डाउट था कि जो OBC का सर्टिफिकेट है NCL का, वो मेरा रिन्यू नहीं हो रहा है। तो आई थिंक मैं नहीं भी करती हूँ OBC NCL तो मेरा तो हो ही जाएगा। तो कितना रैंक is है it- आपका? 34। 34। हाँ, तो क्या कह रही हैं आप, क्या नहीं करती हैं? मेरा OBC NCL का सर्टिफिकेट रिन्यू शायद नहीं हो पाएगा, तो अगर मैं नहीं देखो अगर हो जाएगा तो करवाओ, ओके नहीं हो पाएगा तब यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। राइट। और ठीक है। मतलब नॉर्मल OBC सर्टिफिकेट भी अगर हम अपलोड करते हैं अदर दैन NCL तो इट वर्क्स ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं सर्टिफिकेट ना अपलोड करूँ तो इट इज एन इशू। मतलब मैं नहीं, जनरल जनरल में कैटेगरी तो में आपको ले लिया जाएगा बस। ऑलराइट, बस यही था। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू शिवानी। देन आई विल कम टू मयंक। यस मयंक। साक्षी सिसोदिया। साक्षी, यस सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग साक्षी, बताइए। सर मेरा एक क्वेरी था कि मेरे मतलब जो हमने काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना है, पहले उसमें हमें हमें 1,000 रुपये पे करना है, उसके बाद जो है फॉर्म फिलिंग, जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट होती है जी, या उससे पहले होती है?
₹1000 का पहले फी दीजिए फिर, ठीक है। ओके सर, और एक चीज और सर, मेरी रैंक है 1150, तो मेरे को कितने कॉलेजेस के लिए करना चाहिए? 8-10 भर लीजिए, ओके सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस, एकता यादव। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एकता जी, बताइए क्या कह रही हैं? सर जब कैसी आपने हैं पहले आप? मेरा नाम बोला तो मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी। जी एकता, तो इस कैसी हैं वजह आप? कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई वगैरह? से ठीक चल रहा है सर। ठीक क्या चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा था, अभी आई हूँ। जी बताइए। सर रैंक तो पिछली बार से भी ज्यादा खराब आई है। मतलब पिछली बार थी कि हम्म 1465 और इस बार 1500 में आई है, हम्म तो इस बार तो और भी खराब है। तो क्या एहसास हो रहा है? एहसास था सर मुझे जो पिछले साल था उससे भी ज्यादा, मतलब इस बार तो मैंने कोशिश की थी कि अच्छा हो, पर वो उससे भी ज्यादा बेकार हुआ है। तो शुरुआत में मैं जो बात कह रहा था समझ में आ रहा था आपको? ये सर समझ में आ रही है कि तो खैर कुछ कर नहीं सकती मैं। हम्म तो सर एक चीज और है कि मैं जैसे बाकी आईपी कॉलेजेस में भी नहीं लेना चाहती फीस वगैरह की प्रॉब्लम के चक्कर में। तो मैंने जो डिसीजन लिया है कि इतने दिन से तो मैं, मुझे तो रैंक बहुत पहले पता चल रही थी, मैं आपसे बात भी नहीं कर पाई। इतने कितने भी सारे बहुत ज्यादा मीटअप वगैरह थे, फ्राइडे वगैरह में भी मैं आपसे बात नहीं कर पाई। तो मैंने अब जो डिसीजन लिया है उससे रिलेटेड मैं आपसे बात करना चाह रही थी। नहीं बताइए, तो बताइए ये। तो मैं हाँ, क्योंकि सर मैं यूपी से भी बिलोंग करती हूँ, तो मैंने जो डिसीजन लिया है कि मैं यूपी से डीएलएड कर लूँ। ठीक है। ये डिसीजन, और मैंने इस पे मतलब कुछ ठीक ठाक सोच लिया है अब कि मुझे अब यही करना है। तो मैं ये सही डिसीजन ले रही हूँ या फिर मुझे अब ऐसे ही किसी कॉलेज में, क्योंकि मैं ले नहीं पाऊंगी फीस वगैरह के प्रॉब्लम से। और कितना पड़ रहा है यूपी के डीएलएड में? सर प्राइवेट में मैंने देखा है 41,000 है, और वो भी ओबीसी वगैरह से है तो कम हो जाएगा। तो आपने यूपी के डीएलएड में तो एडमिशन यार मेरिट के बेसिस पर होता है, 10th-12th ग्रेजुएशन का वो निकाला जाता है एवरेज। ये सर उसके बेसिस पे भी हो सकता है, उसके बेसिस पे भी मैंने ट्राई किया तो मुझे मिल जाएगा जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ उसमें नहीं मिल जाना एक चाहिए। सेकंड, एक सेकंड, आप मेरे को शुरू से समझाइए। उसके बेसिस पर भी हो सकता है, मतलब क्या तुम क्या सोच रही हो कि जो है पैसा देकर डायरेक्ट एडमिशन लेना है? नहीं सर, पैसा लेकर नहीं। जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, इसमें क्या है, प्राइवेट में भी पहली बार तो मैंने जितना सर्च किया है कि डीएलएड का सिर्फ हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही कॉलेज है। डाइट होता है, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, वो डाइट में ही एडमिशन होता है, वो ठीक है। ये आप ये सर, मेरे को बताइए कि आपको पता है ना एडमिशन कैसे होता है डीएलएड में यूपी के? ये सर मेरिट के बेस पे होता है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन हमारे टाइम पे मेरिट के बेस पे ही होता था, हाँ, और अब भी मैं मतलब तो डाइट में लेना उसको है तो मेरिट गुणांक के बेस कहते पे ही हो रहा हैं है। उत्तर प्रदेश में ना, उसको गुणांक कहते हैं। तो यस 10th-12th ग्रेजुएशन का आपको कितना गुणांक बैठ रहा है? सर, मेरा बैठ रहा है 225। 225 या आउट ऑफ 300 वो पैरामीटर बनेगा। तो यस सर, 225 जो है, अच्छा 75% वाला गुणांक, ठीक है मिल जाएगा। गवर्नमेंट का मुश्किल लग रहा है मुझे। इसीलिए सर मैंने देखा है कि थोड़ा अगर मुश्किल लग भी रहा है तो, क्योंकि वहां तो क्या है, यूपी में तो हर जगह प्राइवेट कॉलेजेस हैं। मतलब पैसे देखो तो नहीं, फिर भी जो फीस है वो तो लगेगी ही हाँ लगेगी। हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज में ऐसे भी हो जाएगा। हाँ, हाँ ये सर इसीलिए मैं कह रही हूँ। और मेरे जैसे मैं जहाँ से हूँ, मेरे आसपास भी कॉलेजेस हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं प्राइवेट से बीटीसी कर लूँ या डीएलएड जो भी है मैं कर लूँ सर। एक ही बात है। कि अब हाँ, मतलब सर वही कहना चाह रही हूँ, मैं एंड सोच उसके रही हूँ कि बाद, मैं कर लूँ, क्योंकि अब मैंने साल और तो वेस्ट नहीं कर सकती। उसके बाद क्या प्लान है आपका? उसके बाद सर जैसे आपके मैंने वीडियोस देखी है कि बीटीसी के बाद मैं चाहे जीएनयू से चाहे इग्नू से ऑनलाइन भी अगर बीएड करना चाहूंगी तो वो मेरे लिए इजी हो जाएगा। जैसे ओपन से भी अगर हो जाए बीएड तो ठीक है। क्योंकि मैंने आपकी, जैसे आपने वीडियो बनाई है बीटीसी और बीएड से रिलेटेड, तो मैंने उसमें भी जाकर ये चीज देखी है कि अगर आप बीटीसी कर लेते हो तो फिर आप बीएड में चाहे इग्नू से चाहे जेएनयू से कहीं से भी आपका एडमिशन हो जाता है ओपन से। उसके साथ अगर मैं बीटीसी करने साथ साथ सीटेट भी क्वालिफाई करती हूँ, उसी में साथ साथ तैयारी करना, तो मैं सोच रही हूँ सर कि अगर ये अच्छा। सही होता तो मुझे
अच्छा ठीक है, एकता, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि पिछले 6 महीने में एकदम दिखाई नहीं दी हो, कहाँ थी? सर मैं इस तरह से डिप्रेशन में गई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरी तो रैंक है डिप्रेशन में क्या जाने का है। कुछ फायदा मिला? नहीं सर, पर क्या ही करें। ये जो अप्रोच है ना, पहले तो इसको बदलिए आप, ठीक है? ये देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से जान रहा हूँ, ठीक है? आई रिमेंबर मीटिंग यू इन द सेमिनार मीट ऑल्सो, दिल्ली में मुझे बहुत अच्छे से आपसे मुलाकात याद है, ठीक है? यस और सर। आपके फादर से भी मेरी बात हुई थी, तब भी मैंने आपको सजेस्ट किया था, उनको भी मैंने यही चीज़ बोला था, देखो यार, बड़ा बड़ा चीज़ उठाने के बजाय छोटी छोटी चीज़ों को आप अरेंज करोगे तो बड़ा बनने लगेगा। जैसे अभी मैं शुरुआत में जो बात समझा रहा था लोगों को रैंक वैंक पर, तो ऐसा नहीं कि हर बच्चा उस बात को समझ रहा था, लेकिन आप महसूस करके देखिए, जैसे आप कह रही हैं पिछली बार दिए थे, मेरा पिछली बार से रैंक खराब हो गया, ठीक है? यस सर, मैं बहुत महसूस कर रही हूँ ऐसा, मैं आपकी हर एक बात से महसूस कर रही हूँ और तो शुरू से ही करती आई हूँ तो सर। कभी आपने ऐसा सोचा कि मान लो रैंक खराब आएगा तो व्हाट विल बी माय प्लान बी? यस सर, यही तो नहीं सोचा था, ठीक क्योंकि है। हम अपना 100% दे रहे थे, सोचा था हो जाएगा। अच्छा, 100% आप कैसे दे रही थी, ये आपने कैसे जज किया? ये सर, ये भी आपकी बात सही है कि 100% क्या, जैसे आप बोलते हो कि कोशिश तो जितनी हो सके उतनी देनी चाहिए ठीक है। सर। आपने RIE वगैरह का फॉर्म फिल किया है? RI का फॉर्म सर मैंने सोचा था कि मैं पहले सारे फॉर्म फिल करूँ, पर जब मेरी IP रैंक इतनी गंदी आई है ना, हाँ, तो तो उस आपने हिसाब से अपने मैं आप RI में, को, हाँ, कि अपने ऊपर आपने मुहर लगा लिया कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, तो मेरे को बाकी का नहीं भरना है। बेवकूफ वाली बात नहीं है सर। तो क्यों नहीं भरा ऐसा है यार? कि जब उसमें मैं दिल्ली से हूँ तो 2 ही सीट पे क्या ही मिल जाएगा। और यही इस शुरुआत में जो आधा घंटा मैं समझा रहा था, आपने उसको पूरा वेस्ट कर दिया है। नहीं सर, आप मैंने जब वेस्ट इस नहीं किया अरे है, नहीं, मैं समझ भी रही सुनिए, हूँ आपकी बात। कोई अच्छी बात सुनना समझना का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको अपने जीवन में जो है उतार के क्रियान्वित करके कल से फॉलो भी करने लगेंगी, ठीक है? सर आप सही कह रहे हो, जैसे पर आप इस बात को फैमिली भी तो समझिए, कहती है ना कि पेपर तुमने देने 2 में क्या साल जा रहा वेस्ट था? कर दिया। पेपर देने में क्या जा रहा था? सर फैमिली भी तो कहती है तुम्हें क्यों बात, जब तुम्हारा यहाँ ही नहीं हो रहा है तो फॉर्म वगैरह क्यों फिल करना। हमको मजा आ रहा है घूम के पेपर देने में, इसलिए देना है हमको। आप इतना सर भी डिसीजन ले सकती हैं अपना। देखो ऐसा है भाई, क्या मैं इतना डिसीजन ले सकता हूँ कि मैं 2 एग्जाम दे लूँ? मैं कौन सा जुआ खेलने के बारे में बात कर रहा हूँ? अगर यस सर। लिटरली फैमिली इतना केयर करती तो आप 1000 रुपये दे दीजिए, मैं बस पेपर दे लूँ जाके। जो सेंटर जिसका यूपी में भी पड़ेगा, दिल्ली में पड़ेगा, तो तुम क्यों नहीं दे ले रहे? तुम ये क्यों दो सीट डिसाइड कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हो जा रहा है? अरे ये तो कोई बात नहीं हुआ, तब तो 200 में भी नहीं हो रहा है, तब तुम्हारे लिए क्या किया जाए? 2000 कर दिया जाए, 5000 कर दिया जाए, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आपको सिंपल सा आपका काम है जाके पेपर देना, यस सर। ठीक है? आप जब खुद ही बैठ के आप जज कर ले रहे हो, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को एग्जाम कराने की जरूरत क्या है? आपने तो खुद ही डिसाइड कर लिया कि मेरे को क्या मिलना चाहिए। तो एक बात बताओ, RIE वालों को पेपर ही नहीं कंडक्ट कराना चाहिए? फिर तो उनको कहना चाहिए था, अच्छा IP में 1500 है, तुम तो रिजेक्टेड हो, बाहर हटो। यही कर देना चाहिए था उनको। तो फिर पेपर ही ना कराओ, क्यों एग्जाम पे खर्चा कर रहे हैं वो लोग? भाई पेपर स्ट्रक्चर, यही सब तो बातें शुरुआत में समझा रहे थे, जाके पेपर दीजिए। और जब ऑप्शंस क्रिएट करोगे तब अपॉर्चुनिटी आएगा। इसीलिए तुमको डिप्रेशन और तमाम सारा चीज़ हो रहा है। तुम एक एग्जाम लेके पकड़ के बैठी हुई हो, उसी को मथे जा रहे हैं, जब इसमें होगा तो सिद्ध करेंगे। ये तो कोई बात नहीं हुआ। ठीक है, ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। आप जिस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आप उसमें पहले हारा जीता अपने आप को महसूस कर रहे हो। और क्या जा रहा था? 1000 रुपये का फॉर्म है, 4 तारीख लास्ट डेट है, 16 को पेपर है, दे लो, बात खत्म। अरे 16 को पेपर है भाई, तुम मार्केट में 10 मॉक उठा लो, 10 किताबें उठा लो, सब बेकार हैं। अगर एक एग्जाम में अपियर हो लोगी, जो एक्सपीरियंस वहाँ मिलेगा वो किसी चीज़ से मैच नहीं करेगा, ठीक है? और ये मैं जान रहा था कि आपने यही किया होगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि आपको, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। देखो होता क्या है ना, सबसे कठिन काम एकता ये होता है कि अपना टेम्परामेंट बदलना। क्योंकि सुनना समझना बहुत अच्छी अच्छी बातें जो तमाम है मैं भी सिखा दूंगा, इधर उधर आप सुन भी लेंगे, ठीक है? और तमाम बड़े बड़े संत महात्मा अभिलाष सिंह को कह के थक गए कि सुबह उठा करो, योगा किया करो। हमको पता है सुबह मुझे उठना चाहिए, योगा करना चाहिए, लेकिन मैं अपने जीवन में क्रियान्वित नहीं कर रहा हूँ उसको। तो मेरा 6 पैक की जगह मल्टी पैक है,
तो मेरे को इस बात पे क्लैरिटी रहनी चाहिए कि मेरा मल्टीपैक क्यों है, ठीक है। तो मेरा बस आपसे इतना कहना है कि भाई अच्छा बात सुन रहे हो तो अपने जीवन में उतार भी पा रहे हो क्या? तो तुम ये कह रही हो कि हमको सर सुन रहे हैं, हम समझ में हमको सब आ रहा है, लेकिन हम कर वही रहे हैं जो मेरा बुद्धि कह रहा है। तो यार या तो आप इंस्ट्रक्शंस को सुन लीजिए, सिर्फ इसलिए कर लीजिए क्योंकि कहा जा रहा है, ठीक है। ये कहीं से कोई बेसिस ऑफ पॉइंट डिसाइडिंग नहीं है। मैं आपको 4 लोगों को ला के मिला दूंगा। लास्ट वाले सेमिनार मीट से पहले जस्ट एक और सेमिनार मीट था जिसमें एक लड़की थी मुस्कान नाम की, आई स्टिल रिमेंबर। उसका आईपी में एडमिशन नहीं हो रहा था ठीक ठाक कॉलेज में, बहुत परेशान थी, और जामिया में उसका एडमिशन हो गया। जिस दिन सेमिनार मीट था जस्ट उसके एक दिन पहले सेकंड कट ऑफ में उसका वेटिंग था और उसको जामिया में हो गया। अब वो कई कहे कि अच्छा मेरा तो आईपी में नहीं हो रहा, जामिया में नहीं। अरे तो तुम आईपी को छोटा क्यों समझ रही हो, जामिया को बड़ा क्यों समझ रही हो, या आरआई को बड़ा क्यों समझ रही हो, आईपी को छोटा क्यों समझ रही हो? मतलब आप ऐसा सोच क्यों रहे हो? तो सबसे पहले तो सोच बदलिए तो कुछ जीवन में बदलाव होगा। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा उस तरह से मतलब आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हो। और तुमको पता है एक प्रॉब्लम क्या है? आगरा में तो एक वो भी कॉलेज है दयाल बाग करके, क्या नाम है बीएड का, ये सुना है आपने? पता नहीं सर, मैं आगरा से नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है। अच्छा कोई अच्छा और था आगरा से बोल रहा था। आप कहाँ से हैं यूपी में? आजमगढ़ से सर। आजमगढ़ से, अच्छा ईस्ट यूपी वाली साइड से। अच्छा देखो प्रॉब्लम क्या है ना, अगर कोई चीज़ नहीं पाकर एकदम इस तरह से डिसीजन लोगी तो प्रॉब्लम जानती हो क्या होगा? तुमको बार बार ना एक नेगेटिव थॉट ही आएगा। अच्छा इसके बाद क्या प्लान है डीएलएड के बाद? डिस्टेंस सर इसीलिए मैंने आपको अच्छा ये बताओ, ये करने के लिए एकता ये बताओ, डिस्टेंस के सभी बीएड में एंट्रेंस एग्जाम होता है? कैसा? डिस्टेंस के सभी बीएड में एंट्रेंस एग्जाम होता है? डिस्टेंस के सभी बीएड में पता नहीं सर। बताओ, और प्लान बना रखा है? नहीं सर, मैं सही में नहीं, मुझे नहीं आपको पता एक था। चीज पता होना चाहिए, डिस्टेंस से बीएड करने के लिए सब में एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है सर। वो कैसे क्वालिफाई करोगी? अब सर करेंगे, इसमें मैं क्या बोलूं। तुम कह रही हो हम 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरा 1500 आ रहा है, और वहां पर कैसे क्वालिफाई कर लोगी? क्या करूं मैं सर, मैं खुद, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं सही बता रही हूँ। ठीक है, मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई एक बात बताओ, आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस में बीएड की एलिजिबिलिटी यही है कि डीएलएड बीटीसी पहले से कंप्लीट रहना चाहिए। तुमने मान लो कर लिया, तुम एलिजिबल हो गए, फिर एंट्रेंस तुम कैसे मेक थ्रू करोगे? यस सर, ये अरे जामिया डिस्टेंस का एंट्रेंस होता है, इग्नू का भी एंट्रेंस होता है, उसका एंट्रेंस कैसे क्वालिफाई करोगी? जो क्योंकि प्रेजेंट में लेवल चल रहा है उससे तो क्वालिफाई नहीं हो रहा है। नहीं सर। तो क्या प्लान है, कैसे करने वाली हो? देखिए यही सर करियर का स्ट्रेटेजी बनाने के लिए डीएलएड के साथ क्या पता, हाँ देखो साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहे। डीएलएड और बीटीसी यूटीसी में एडमिशन होने के बाद डीएलएड और बीटीसी ही आदमी करता रहता है, ठीक है। कॉलेज वाले ट्रेनिंग के नाम पे किसी स्कूल में ले जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, तुमको लगेगा वाह ये बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, इसको मैं क्या सिखा दूँ, ठीक है। ये सब शुरू हो जाता है बीएड में, ठीक है। डीएलएड में भी सेम सिचुएशन है। तो जैसा आप सोच रही हैं थिंग्स विल नॉट गेट दैट वे। चलिए ठीक है एकता, आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा या श्रेया मैम को कर दीजिएगा, मैं आपसे अलग से ही बात कर लूँगा, या आप रिमझिम मैम को भी मैसेज कर सकती हैं, ठीक है। सर प्लीज कर लीजिए, क्योंकि मैं तो इस समय करियर ऐसे चल रहा है, 2 साल से पूरा आप नुपुर मैम को हिला मैसेज हुआ कर है। दीजिएगा, ठीक है, वो आपसे बात कर लेंगी अलग से, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बस सर प्लीज भूलिएगा मत। नहीं नहीं नहीं, मेरे को याद रहेगा, आप नुपुर मैम को मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। सर नुपुर मैम को ये मैसेज करना है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, आप उनसे नहीं नहीं, आप उनसे ही बात कर लीजिए, नुपुर मैम से भी बात कर लीजिए, ठीक है सर। ठीक है। उनको मैंने आज ही मैसेज किया है। हाँ तो आप उनको नुपुर मैम का ऑफिशियल नंबर आपको पता होगा जो डेली वेट्स पर है, नहीं होगा तो हैंडलर हाँ, से बोल दीजिएगा, वो आपको WhatsApp सेंड पे कर है। देंगे। हाँ है तो सर। हाँ तो उनसे आप बात कर लीजिएगा, श्योरली उनका भी गाइडेंस मतलब कुछ बेहतर आपको दिला देगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, वैसे अच्छा लगा आपसे बात करके, थोड़ा डिप्रेशन तो कम हुआ। थैंक यू सो मच सर। बेहतर रहा होता पिछले 6 महीने में पिछले 6 बार आई होती, यस क्योंकि सर। पैसा नहीं लगता इसमें पर- आने के लिए। यस सर,
करती है। ठीक है, चलिए ठीक है एकता, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप नुपुर मैम से ही बात कर लीजिए, बाकी मैं भी एक बार देख लूंगा। ठीक है, ठीक है। थैंक देन यू सर। देन वेलकम टू अंशिका, देन अनुभूति, देन कुमार केशव, देन नीतीश कुमार झा। हाँ, यस अंशिका। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग अंशिका जी, बताइए। सर मुझे एक तो मेरी रैंक जो है 557 है आईपीएम में। जी जी जी। 557 मुझे पूछना है, जैसे मैंने लास्ट ईयर भी वो किया था, पेपर दिया था, काउंसलिंग वगैरह सब भरा था, मैंने अपना ओबीसी अपलोड कर दिया था। उनके बाद उनका डिस्क्रिपेंसी शो हो गया था, उन्होंने बोला कि ओबीसी सर्टिफिकेट अलोंग विद ओबीसी एनसीएल अपलोड करो। मैंने अपना ओबीसी रिन्यू भी अपलोड कर दिया, प्लस जो हमारा स्टार्टिंग में बना हुआ होता है वो भी अपलोड कर दिया। फिर भी उन्होंने वो रेड सा लिखा हुआ आ गया था कि गलत है। उसके बाद मुझे लगा कि ऐसे ही होता होगा, वो लिखा हुआ आता है। अब इस बार दोबारा से ये चीज़ अपलोड करनी है ओबीसी वाला, तो मुझे समझ नहीं आपका आ रहा। ओबीसी कहाँ का है? ये दिल्ली का ही है, ओबीसी एनसीएल रिन्यू भी हो रखा है इस साल वाला भी। अच्छा, उसको अपलोड करने में भी बोल रहा है? उसको मैंने लास्ट ईयर अपलोड किया था तब बोला था, अभी तो मैंने फिलहाल नहीं किया। अरे तो आप अपलोड करिए ना लेटेस्ट वाला। हम्म, अच्छा तो मैं सिंगल सिर्फ रिन्यू वाला अपलोड कर दूं या फिर जो हमारा शुरू में बनता है वो प्लस रिन्यू वाला, दोनों? रिन्यू वाला अपलोड करिए। हाँ एक ही। जो शुरू में बनता है तो स्लिप मिलता है बस। हाँ वैसे तो एक मिलता है हमको ओबीसी सर्टिफिकेट, शुरू में जो फादर के नेम से बनता है वो। हाँ तो वो तो भाई तभी तो सर्टिफाई होगा ना कि आप ओबीसी हैं, तभी तो आएगा, नहीं तो कैसे होगा फिर? हाँ मैंने वहां पर भी बात करी थी, जो ऑफिस है ये ओबीसी वाले, तो उन्होंने बोला तुम कोई भी अपलोड करो, ओबीसी ओबीसी ही होते हैं, कोई भी हो। नहीं नहीं नहीं, कोई भी अपलोड ना करो, मतलब दिल्ली का ओबीसी लगेगा। हाँ दिल्ली का मैंने बनवा लिया, दिल्ली का। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जैसे मैं रेफरेंस वाइज एससीईआरटी लीलावती ये अपलोड वो भर ठीक है, दूंगी, ठीक है। बट जो एमएसआईटी है वो मेरे घर से लाइक दूर है। मैं साउथ एक्सटेंशन में रहती हूँ, डिफेंस कॉलोनी 1 किलोमीटर की दूरी ठीक पर है, है। 5 मिनट का रास्ता है। ठीक है। तो एससीईआरटी और लीलावती तो कर दिया, भर दिया, पर एमएसआईटी दूर जा रहा है, बट कालिका पास में है। क्या रैंक है आपका? 557। 557। तो आपको कहाँ मिल रहा है तीनों कॉलेजेस 557 रैंक पर? लीलावती तो अच्छा, ओबीसी ओबीसी कैटेगरी भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हमने कहा जनरल में तो आपको मिल ही नहीं रहा, आप बात भी क्यों कर रहे हो उस पर? तो ठीक है, हाँ। तो आप कालका अगर करीब पड़ रहा है तो कालका ले सकती हैं। नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस तो मैंने भर दिया, बट थर्ड में मैं काल का भर दूं, क्योंकि फोर्थ वाला हाँ, एमएसआईटी तो भर बहुत दीजिए, दूर हो जाएगा। भर दीजिए। हम्म ठीक है, भर ठीक सकते है। हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कालका ठीक कॉलेज है। और ये कि जैसे अगर बाय चांस 557 रैंक में बाय चांस एससीईआरटी में कुछ चांस बन जाए, तो वो थर्ड कट ऑफ तक। जब वो बनेगा तो जिसका एससीईआरटी में एडमिशन हो रहा होता है उसको मेरे ज्ञान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। और ये भी चीज़ की जैसे थर्ड कट ऑफ तक मैं अपना वो फ्लोट करती चले गई, थर्ड कट ऑफ तक। उसके बाद भी मैं थर्ड कट ऑफ आने पर भी मैंने फ्लोट कर दिया, तो स्पॉट राउंड में मैं जा सकती हूँ। और जब आएगा तो पता चल जाएगा, थर्ड कट ऑफ आने दीजिए। अच्छा, और एक और ये चीज़ थी लास्ट की, जैसे स्पॉट राउंड से पहले आपकी कोई मीट होगी ताकि डिस्कशन कुछ हाँ, बात कर होनी चाहिए, पाए। तभी मैंने बोला कि थर्ड राउंड आने दीजिए, क्योंकि देखो वो हर साल तरीका ये लोग बदलते रहते हैं। ठीक है। यस ठीक है, हर साल वो तरीका बदलते रहते हैं वो लोग। ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, अदर वेलकम टू अनुभूति जी। अनुभूति, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सीईटी में मेरी रैंक 169 आई थी, और अभी जब काउंसलिंग शुरू हुई है तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उसके लिए, और फी भी पे कर दी है। तो जब कॉलेज चॉइस फिलिंग की बात आ रही है तो उसमें ना टोटल अवेलेबल चॉइसेस सब में डैश दिखा रहा है, मैं क्लिक भी कर रही हूँ तो भी कोई कुछ भी इंटरफेस ओपन नहीं हो रहा है, और नीचे इंपॉर्टेंट मैसेज शो हो रहा है, चॉइस फिलिंग / नोटिफिकेशन फॉर राउंड 1 विल बी अवेलेबल एज पर शेड्यूल। तो सर मैं मतलब कॉलेजेस वो फिल नहीं कर पा रही, तो मुझे लग रहा है मैंने कोई स्टेप तो मिस नहीं कर दिया, क्योंकि अदर स्टूडेंट्स आर एबल टू डू इट एंड आई एम नॉट, ये इवन आपको आफ्टर कहाँ से पेइंग पता द चला कि फीस। अदर स्टूडेंट्स आर एबल टू डू? सर अभी बोला ना उन लोगों ने कि जैसे किसने बोला? एससीईआरटी वगैरह मतलब अभी जो पहले वाले स्टूडेंट्स थे नाम बताइए, किसने बोला?
अभी जैसे अंशिका भी पूछ रही थी कि उन प्रेफरेंसेस में वो पहले एससीईआरटी फिर लीलावती ऐसे भर रही है, तो मैं वो चॉइस फिल नहीं कर पा रही, तो मुझे वही पूछना था कि वो 10th के बाद शुरू होगी कि अच्छा अभी। अच्छा अंशिका, यस सर, वो तो मैं एज्यूम कर रही थी कि ऐसे भरूं या कैसे क्या टीचर करना बनोगी है। तुम? ऐसे ऐसे तुम्हारे स्टूडेंट तो बेवकूफ़ रह जा रहे हैं। वो तो जस्ट मैंने एज्यूम करा था कि अब आएगा तो हम लोग ऐसे भरेंगे, वो अभी ऑप्शन नहीं आया तुम्हारा है, कोई वो बाद सीनियर में नहीं था आएगा। जो तुमको गाइड किया हो? सर आप मुझसे बोल रहे हैं? जी जी, अनुभूति, तुम्हारा कोई नो सीनियर था? अच्छा, सर। कोलीग्स ही बस बताएं तुमको? यस सर, सम एक्चुअली आई हैव बीन डूइंग एवरीथिंग सिंगल हैंडेडली अभी, मतलब मैंने सिर्फ आपकी अच्छा, यूट्यूब बाकी के वीडियोस लोगों देखे का आपकी। मल्टीपल हैंड है, पापा मम्मी सब मदद करा रहे हैं, बेटा काउंसलिंग का फॉर्म है, रुक जाओ। नहीं ऐसा चल रहा है उन लोगों की लाइफ में। नहीं हाँ सर, मेरा मतलब है कि इस फील्ड से मेरे को मैं किसी को ऐसे जानती नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपकी यूट्यूब वीडियोस को फॉलो कर रही हूँ, और मैंने कोई बैच भी आपका ज्वाइन नहीं किया था तो ड्यू सम कोई मैंने इश्यूज। यूट्यूब के ऐसे वीडियो में बोला है कि काउंसलिंग चल रहा है? मैंने तो जो एक लेक्चर अपलोड किया उसमें यही बताया गया। सब अब वो स्ट्रेस है ना एडमिशन का, तो इसीलिए कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं यही मुझे क्लियर तो आउट इससे करना तो था आप कि और अभी। खराब डिसीजन ही लोगे। हम्म, वो जो एडमिशन का स्ट्रेस है, इससे तो आप और खराब ही डिसीजन लोगे अच्छा लेने के बजाय, तो इससे तो आप खराब ही लोगे। ठीक है, तो उससे तो आप खराब ही डिसीजन लोगे। तो आप सोच लीजिए, स्ट्रेस में रहना है, एंग्जाइटी में रहना है कि क्या करना है। ठीक है, तो आपकी चॉइस है। नहीं सर, नहीं सर, स्ट्रेस में नहीं रहना है, इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ। देखो, स्ट्रेस और एंग्जाइटी हम लोगों को भी होता है, क्योंकि मैं तो मनुष्य योनि में पैदा हुआ हूँ, तो मेरे को स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एक्साइटमेंट सब कुछ होता है। ठीक है, तो अब बस बात यह है कि आप अपने आप को कहाँ पर ड्रेन कर रहे हो। अगर स्ट्रेस हो रहा है तो सम पीपल लव दिस डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्योंकि मान लो तुम्हारे दिमाग में निगेटिव थॉट आ रहा है, तो उनको उसी निगेटिव थॉट में स्विम करने में मजा आता है। बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, तो वो लोग उधर जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो सर इट हैजंट स्टार्टेड येट, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 10th, राइट? जी कुमार केशव, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं बिहार से हूँ और मेरी आईपी सीईटी में रैंक थी, अच्छी रैंक नहीं थी, 460 है मेरी रैंक। तो सर पहले तो मैं सोच रहा था कि एससीईआरटी शायद मिल जाएगा, पर फिर मैंने वो देखा तो उसमें एमएसआईटी की जो है ठीक है। सर वो 480 में 480 रैंक पे है। तो सर मैंने अभी यूपी बीएड का फॉर्म भर रखा है, तो सर मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में ही रहूँ, तो यूपी बीएड वाला एग्जाम में अपीयर होकर एग्जाम दूँ या ना दूँ? तो एग्ज़ाम देने में कुछ जा नहीं रहा है, और आईपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लीजिए, देखिए जो रिजल्ट बनता है खुद ही कंक्लूजन हो जाएगा। सर पार्टिसिपेट मैंने कर लिया है, और अभी मैं सर गाजियाबाद जाना पड़ेगा ऐसे मैं सोच रहा हूँ, या फिर तो आईबीडीएड के इतना साथ क्यों साथ सोच रहे चल हैं रहा आप? जो है सीधा वो कर लीजिए। क्या करूँ सर? अरे सोच क्यों रहे हो, जाके पेपर दे लो ना। गाजियाबाद जाने के लिए नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इसके लिए आप मीटिंग में बैठे हैं यहाँ पर। और सर गाजियाबाद कौन सा MSIT दिल्ली से दूर है भाई? मेट्रो में बैठो, रेड लाइन जाती है, पुराने बस अड्डे उतर जाओ, जहाँ उतर जाओ यार। तो MSIT की चांसेस हैं मेरी या फिर नहीं? नहीं यार, अब तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, ठीक है, डिपेंड करता है आउटसाइड दिल्ली है, इनसाइड दिल्ली है, क्या है। ठीक है, आउटसाइड दिल्ली से। हाँ तो पार्टिसिपेट करिए काउंसलिंग में, देखिए क्या होता है। ठीक है केशव, उसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, हर साल वो लिस्ट चेंज होते रहती है, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। बाकी इस तरह के देखो यार, यू आर बाई प्रोडक्ट ऑफ द डिसीजन यू टेक। आप ऐसे फुलिशनेस वाली बात कैसे कर सकते हो कि आप दिल्ली में रहते हो? लिटिल गाइडेंस वुड हेल्प। हाँ नहीं नहीं, एक सेकंड, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप दिल्ली में रहते हो। नहीं, लिटिल गाइडेंस नहीं, यू हैव टू गाइड योरसेल्फ। आप दिल्ली में रहते हो, वहां से एक रेड लाइन की मेट्रो जाती है, न्यू बस स्टैंड, जो गाजियाबाद में ही उतरती है, और एक वैशाली जो गाजियाबाद में ही आता है। वहां से उतरोगे, ऑटो से करोगे, 20 रुपए में पूरे गाजियाबाद में जो कॉलेज में बोलोगे 30 रुपए में तुमको छोड़ देगा। ये बताओ, तो तुमको नहीं लगता कि हमको पेपर दे लेना चाहिए? हाँ सर, दे देना चाहिए। हाँ, तो जाके पेपर दे लीजिए। अब फिर तब तक होगा क्या, तब तक यूपी वाले आपको 15 दिन में रिजल्ट दे रहे होंगे। तो जब यूपी वाले 15 दिन में आपको रिजल्ट दे रहे होंगे, तब तक आईपी का फर्स्ट कट ऑफ का लिस्ट आ जाएगा। फर्स्ट कट ऑफ का लिस्ट देख के आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यार मेरे को ऐसी एमएसआईटी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो खुद ही क्लियर हो जाएगा, भाई वो तो मिल ही नहीं रहा, तो फिर हमको यूपी वाला ही लेना पड़ेगा। हाँ सर।
ठीक है। तो इसमें जो आप पूछ रहे हो इसमें कुछ, उसमें ये तो सीधे सिंपल सा अरिथमेटिक कैलकुलेशन है, इसमें कुछ लॉजिकल डिडक्शन है ही नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है, सिंपल सा बात है कि 9 तारीख वाला पेपर दे लीजिए, 10 को इनका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली एक हफ्ते में लोग काउंसलिंग का पोर्टल ओपन कर देंगे, 2 से 3 दिन में 20 तारीख तक ये पहले काउंसलिंग का लिस्ट दे देंगे आईपी वाले। तो जब तक उधर यूपी का रिजल्ट आएगा तब तक इधर काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा, बात ही खत्म। और सर थर्ड चॉइस पे लीलावती डालूं या ध्रुव नानक? लोकेशन देखिए कहाँ पड़ रहा है करीब। सर मैं शिफ्ट कर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें। तब भी लोकेशन देखना चाहिए आपको, अच्छा क्योंकि लीलावती जहाँ पर कॉलेज है वो भाई देखो, लोकेशन मतलब कहीं थोड़ी ना शिफ्ट कर जाओगे। अब लीलावती जानते हो कस्तूरबा गांधी मार्ग पर है, कनॉट प्लेस से थोड़ा करीब पड़ेगा, तो उधर रूम बहुत महंगे हैं। तो शिफ्ट करने का मतलब थोड़ी ना कहीं भी महंगे वाले में शिफ्ट कर जाओगे, मतलब थोड़ा नहीं सा सर, सोचिए। मैं लास्ट मंथ आया हूँ सर दिल्ली, मेरे को आइडिया हाँ, नहीं है इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं ना कि मैं शिफ्ट कर जाऊंगा। दिल्ली में किसी भी एरिया में जाके नहीं शिफ्ट हो सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा। देखिए कि कौन से एरिया में शिफ्ट हो सकते हैं, उस एरिया में भी क्या पड़ रहा है। जैसे मान लो जीएनसी एक बार विजिट कर लो और एक बार वहाँ भी विजिट कर लो। और आप दिल्ली तो प्रिपरेशन के लिए गए होंगे ना? सर मैं आया था वही, लेकिन आपकी सर यूट्यूब वीडियो पे सजेशन आ गई थी और मैंने सीयूईटी दिया था और यूपी बीएड सोचा था, उसमें ढेर सारी सीट्स हैं, वो हो जाएगा। और एक आपने कहा था कि आईपी बीएड दे लो, तो मैंने वो दे दिया बस आपने क्या कहने पे। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह किया तो मुझे लगा कि नहीं कॉलेजेस अच्छे हैं। और एक कॉलेज है कस्तूरबा ठीक है, समझ कुशल गया। के कॉलेज, तो उन्होंने पता नहीं कैसे नंबर मिल गया उनको, उन्होंने कॉल कस्तूरी किया राम। तो मैंने एक बार कॉल, कस्तूरी राम, यस सर, सॉरी सॉरी सॉरी। तो उन्होंने जिनका मुझे कहीं नहीं बुलाया होता है तो उनका मैं वहाँ जरूर होता है, जिनका कोई नहीं है उनका वो है। तो उन्होंने बुला करके वो कह रहे थे, तो फिर मेरे को उस टाइम पे लगा कि मुझे एडमिशन ले लेना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट था। पर फिर मैंने वो फर्स्टली सेकेंडली आपके टेलीग्राम चैनल पे वो देखा मैंने, तो मुझे लगा कि रिजल्ट का वेट करते हैं और फिर वो रैंक। तो पहले तो मैं होपफुल था कि शायद एमएसआईटी मिल जाए, पर अभी अभी थोड़ा सा वैसे फिर धक सा हो रहा है ऐसे। देखिए केशव, 2-3 बातें आप समझ लीजिए। देखिए आप आउटसाइड दिल्ली से आए हैं, वहाँ पर आप प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको लगा होगा बीएड वेड करना चाहिए जो कुछ भी है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फिर उसके साथ आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। सर इन कॉलेजेस के साथ आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, हाँ सर, ठीक है, क्योंकि नहीं इतना सर मुझे टाइम। करना है, बीएड करना है सर, और हाँ, मेरे जब लिए मनी बीएड उतना करना है तब मैटर तो नहीं ठीक है, करेगा। जब बीएड करना है तब तो ठीक मैं है। हाँ सर, वो मुझे बस कॉलेज बढ़िया चाहिए। बस ठीक है, तो पैसे आपके लिए सर सिंपल सा है अरेंज। कि आप 10 तक वेट करिए, खुद ही कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। पेपर दे लीजिए आप यूपी बीएड का, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, ओके। ठीक। देन आई Thank you, sir. कम चैट बॉक्स में। वेरी गुड इवनिंग विशाल, अर्चना। मुझे जॉब डिस्कल इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लाउड किचन वाला। अच्छा सर, जस्ट वांट टू आस्क व्हेन विल द कॉलेज रिलीज देयर रैंक ऑफ आईपी बीएड? टू अर्ली टू कमेंट जसमीत एंड विशाल। देखिए जो जॉब रेडी इंटर्नशिप वाला है उसका डिटेल अभी रिलीज़ नहीं किया गया है और उसमें हम लोग स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो जो भी दिल्ली बाइट्स के एग्जिस्टिंग हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। पहला चीज़ तो ये है, तो कोशिश किया जाएगा, मैं देखूंगा उसका जब भी सेकंड स्लॉट शुरू होगा तो बाकी के लोग भी एनरोल कर सकते हैं। एंड विशाल, आप आई गेस लास्ट ईयर दिल्ली बाइट्स के क्लास में थे या जो कुछ भी है, तो जो जॉब रेडी इसका इंटर्नशिप वाला है, जब भी उसका डिटेल रिलीज़ होगा, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है 1 से 2 दिन में रिलीज़ होगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो क्लाउड किचन वाला आपने पूछ रखा है, ये दिल्ली बाइट्स का, ठीक है, एक दूसरी फर्म से टाई अप है, ठीक है। तो होगा सारा कुछ दिल्ली बाइट्स के गाइडेंस में ही। तो जो भी लोग अपना सेल्फ का कुछ काम शुरू करना चाहते हैं घर वगैरह से, तो वो लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं क्लाउड किचन वाला। उसका डिटेल भी 2-3 दिन में रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। जो भी ऐसा फीमेल्स हैं हु आर गुड इन कुकिंग एंड ऑल, तो ऑल ऑफ यू शुड गिव अ ट्राई, ठीक है। तो उसका डिटेल मान के चलिए 2-3 दिन में रिलीज़ होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू विशाल। तो आप वेट करिए डिटेल का, और जो एलुमनाई वाला ग्रुप है उसमें भी आपको अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। देन चैट बॉक्स में क्या है? यस 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 निधि, यस बिल्कुल, कट ऑफ के समय आएगा। यस, देन आई विल कम टू नीतीश, देन मयंक। हाँ जी नीतीश बताइए। हेलो सर। जी नीतीश बताइए। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, बैचलर्स मेरा कंप्यूटर साइंस से है, जिसमें मैथ और
मेनली कंप्यूटर साइंस है, तो बीएड में जो मेन सब्जेक्ट होगा वो मैथ और कंप्यूटर साइंस क्या अवेलेबल है सारे आईपी कॉलेजेस में? आपने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस में? नो सर, बीएससी आपने डीयू से कर रखा है सर। अच्छा, आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रखा है। यस सर। देखिए, सवाल ये नहीं है कि सभी कॉलेजेस में क्या अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखकर आपको पेडागोजी एलोकेट किया जाएगा। यस सर, फॉर दैट आई वांट ये कॉलेज टू वाले नो डिसाइड अबाउट। करेंगे। आप हिंदी में बात करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, मुझे हिंदी ओके पता है। ओके सर, हम्म, हाँ, तो मुझे जानना था कि मेरी रैंक 37 है, तो क्या मैं कॉलेज एससीईआरटी वगैरह प्रेफरेंस में रख सकता हूँ? क्योंकि मैंने कहीं कहीं देखा है रिव्यू में कि हर पेडागोजी अवेलेबल नहीं है तो उनके सर, पास। इससे बेस्ट नीतीश ऐसा है कि जाके कॉलेज में बात कर लो, अपना रिजल्ट दिखा के कौन सा पेडागोजी देंगे। ओके जो भी ऊपर के दो ओके तीन सर। कॉलेजेस हैं, कल मंडे है, अपना निकलो, एससीईआरटी चले जाओ, एमएसआईटी चले जाओ, उनको दिखा लो कि ये मेरा रिजल्ट है, क्या हमको कॉम्बिनेशन मिलेगा, वो तुमको क्लियर कर देंगे। ओके सर। ठीक है। सर मैंने एमएसआईटी में एक बार बात करी थी, टीचर्स को भी क्लियर नहीं है उनको। मेनली जो मैंने टीचर्स से बात करी थी, जो मेरा सेंटर पड़ा था फॉर एग्जामिनेशंस, देन दे डोंट नो, तब उन्हें कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में। वो जानते ही नहीं थे कि बीएड कंप्यूटर साइंस में मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अच्छा, मेरा जामिया वाला तो छूट चुका है क्योंकि उसमें एक कंप्यूटर साइंस का एक होता है, सीट होती है, राइट। तो वो वाला तो मेरा एग्जाम हो नहीं सकता क्योंकि मैंने उसमें भरा ही नहीं था। चलिए ठीक है। देखो नीतीश, मैं आपको इसका समाधान दे देता हूँ। सिंस आपने कह दिया कि कॉलेज वाले नहीं बता पाए, तो मैं बता देता हूँ क्या कैसे होगा। अब ये अनफॉर्चुनेट है कि मैं एमएसआईटी में पढ़ाता नहीं हूँ और इच्छा भी नहीं है पढ़ाने की। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है। देखो नीतीश, इट डजेंट मैटर कि तुम्हारा बीएड में पेडागोजी क्या है। इट डजेंट मैटर, कहीं भी पूछेगा नहीं। 1% ही कोई ऐसा एग्जाम है जहाँ पूछता है कि बीएड में पेडागोजी क्या है। वो बात सिर्फ महज एडमिशन तक ही है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि फिर पूछते क्यों है कॉलेज वाले? अगर वो बात सिर्फ एडमिशन तक ही है तो पूछ क्यों रहे हो? ठीक है, देखो वो पूछते इसलिए हैं क्योंकि जब तुम बीएड करके निकलोगे ना, तो कल को जब भी टीचिंग जॉब आएगा ना, वहां पर तुमको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली वो बात करता है। वहां पर वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली बात करता है। तो तुम्हारे समस्या का उत्तर वो बीएड के कॉलेज में नहीं मिलेगा। तुम्हारी समस्या का उत्तर वो तमाम गवर्नमेंट जॉब का एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने से मिलेगा, जहां पर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन रहेगा। तो तुमको वो रीड करना पड़ेगा। जब तुम रीड करोगे तो अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना, और ये देखना कि मैं DSSB में सेट बैठ रहा हूँ कि नहीं, मैं एनवीएस में सेट बैठ रहा हूँ कि नहीं, मैं केवीएस में सेट बैठ रहा हूँ कि नहीं, तो तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा। इसीलिए कोई एमएसआईटी का टीचर आंसर नहीं कर पाया बात, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं, वो प्रश्न का उत्तर गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बीएड की डिग्री आपको मिल जाएगी, सवाल है व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या। तो उसके बाद जब भी तुम जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो किसी भी जॉब में देखना कहीं ये नहीं बोलता है कि बीएड का पेडागोजी क्या होगा, वो हमेशा यही बोलता है ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो एलिजिबिलिटी वहां से रीड कर लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। सर मैंने चेक किया था क्योंकि अभी एनवीएस की शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें सिर्फ बीएड लिखा होता है और कुछ नहीं लिखा होता है, न कि कोई भी वो कॉम्बिनेशन नहीं लिखा होता है कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्यूटर। वैकेंसी थी, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ओके ठीक है, जाके फुल टू एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करिए और चेक करिए जो चीज़ बोल रहा हूँ। और वहां पर सिर्फ बीएड बोला था ना, यस सर। फिर डजेंट इवन मैटर कि क्या आपका पेडागोजी है। ओके, तो कोई भी पेडागोजी मैटर नहीं करती उसके लिए सर। हाँ, वो जॉब में मैटर करता है। तो कॉलेज वाले क्या डिसाइड कर लेते हैं कि जाने से पहले ही फिल्टर किया जाए ना, तो उस बीएड की डिग्री का करोगे क्या? जॉब में एलिजिबल ही नहीं हो तो लोग क्या करोगे क्या भाई उसको? यस सर, तो इसलिए मैं बीएड कंप्यूटर साइंस ही ढूंढूं या फिर कोई भी? अरे भाई, इससे एक आप बार जॉब एलिजिबिलिटी जाके ढूंढिए, बीएड कंप्यूटर साइंस मत ढूंढिए। ओके ओके ठीक है, बीएड कंप्यूटर साइंस में हो या ना हो, उस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बीएड में जो पेडागोजी होती है वो पढ़ाया ही नहीं जाता है। एक सब्जेक्ट होता है, हार्डली 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट रहेगा, एक पेडागोजी का सब्जेक्ट रहता है। पहले तो आप ये समझिए कि बीएड में होता क्या है।
ठीक है, बीएड कोई सीखने वाला कोर्स, बीएड कोई पढ़ा मतलब एकेडमिक कोर्स थोड़ी ना है, वो तो ट्रेनिंग टाइप का होता है यार बीएड का कोर्सेज। ठीक है, वो जॉब प्रोफेशनल डिग्री है। ठीक है, वहाँ ट्रेनिंग ज़्यादा होती है बीएड में, ना कि बैठा के तुमको कंप्यूटर साइंस सिखा रहे हैं, ये सब नहीं होता है ना। ओके तो आपका एक ही काम है कि आप जाइए, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करिए और देखिए कि जब भी जॉब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ रही है तो क्या चीज़ बोल रहा है, और ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये आप चेक कर लीजिएगा, कहीं पर भी ये नहीं बोलता है कि बीएड में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलता है कहीं पे भी। हाँ, तो फिर कंप्यूटर साइंस में हो या ना हो इस बात से फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं सर। क्योंकि बीएड का क्योंकि सब्जेक्ट कोई हो, बीएड तो सब हो गए। यस सर, क्योंकि मैंने डीएसएसबी का भी देख लिया है, जो पुराना आया था, जो इससे पहले एमसीडी वाला आया था, हाँ मैं उसमें समझ गया। सिर्फ बीएससी और बीएड लिखा हुआ था, बीएससी कंप्यूटर साइंस प्लस बीएड, प्लस बीएड, और जो प्लस बीएड ओनली, बस वही और मैंने कोई बोला। चीज तो नहीं अब लिखी तुम्हारा हुई। बीएड में किसी भी पेडागोजी से एडमिशन हो जाए, लेट्स से मैथ से एडमिशन हो जाए, तो गो फॉर इट। तुमको बीएड में मैथ कभी नहीं पढ़ाया जाएगा, बीएड में तुमको ये पढ़ाया जाता है कि मैथ पढ़ाना कैसे है। उसके लिए सिर्फ दिन में एक लेक्चर होता है, 6 सब्जेक्ट रहेंगे तो उसका सिर्फ एक सब्जेक्ट रहेगा, तो डजंट मैटर पेडागोजी क्या है। अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है, लॉन्गर रन में उसका यही आउटकम आएगा। ओके ठीक है सर, मैं एक बार नोटिफिकेशन चेक। उसको आप चेक करिए। थैंक यू। और ये चीज़ जो आपने बोला कि DSSB में बोला था कि सिर्फ बीएससी कंप्यूटर साइंस प्लस बीएड, और बी प्लस बीएड फाइल क्लोज, इससे ज़्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो? ओके थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। देन वेलकम टू मयंक। हेलो जी मयंक गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मयंक, बताइए। हाँ गुड इवनिंग सर, सॉरी सर मयंक पहले तो बताइए। सॉरी सर, वो थोड़ा सा नेक बैंड में मेरी प्रॉब्लम हो गई थी कोई सर। दिक्कत नहीं आपने है मयंक, बताइए। हाँ सर मैं पूछ रहा था, जैसे हमारी जो रजिस्ट्रेशन है काउंसलिंग के लिए 10 तारीख तक की डेट इन्होंने रखी है, तो उसके बाद सर हमें चॉइस फिलिंग के लिए कितना टाइम मिलेगा सर इनको, इनकी साइड देंगे, से? 3-4 दिन देंगे, उनको भी एडमिशन लेना है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो सर मतलब जैसे हमारे रजिस्ट्रेशन के आफ्टर मतलब जस्ट 1 2 या 3 दिन बाद ही चॉइस फिलिंग रहती है, थोड़ा गैप होता है चॉइस फिलिंग यू के लिए? नेवर नो, डिपेंड्स ऑन नोटिस टू नोटिस। ओके सर। हाँ वैसे जल्दी शुरू हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली लगता है 17 तक शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, मतलब सर जून में हमारा फर्स्ट कट ऑफ आ जाएगी हाँ आईपीसीटी की? 15-16 जुलाई तक एडमिशन शुरू हो जाएगा एकदम। अच्छा सर, मतलब क्लासेस शुरू हो जाएंगी, मान के चलिए जुलाई एंड तक। ठीक है सर। ओके सर, अपने सर बन गया प्लान। इसी चीज के ऊपर थोड़ा डाउट है सर मेरे को। थैंक यू सर। ठीक है, बन गया प्लान दिमाग में, क्या कर। ठीक है। यस सर, प्लान तो सर है सर। देन वेलकम टू रैंक हाँ जी हाँ नहीं सर, रैंक भी सर ठीक ठाक है, तो सर जी होप सर एससीआरटी मिल जाए सर। जी क्या रैंक है आपकी? सर 30 है, 30। 30 है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, मिल थैंक यू जाएगा, सर। सीआरटी मिल जाएगा। ठीक है प्रदीप, मयंक। हाँ देन वेलकम टू बोनी, देन प्रदीप। जी बोनी। नमस्ते सर। नमस्ते बोनी जी, बताइए। सर नाम क्या है? मेरे को ये पूछना था कि सर मैंने ना सर एक मिनट। आपका नाम क्या है आपका? प्रदीप। नमस्ते सर। जी प्रदीप नमस्कार जी, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। नहीं प्रदीप, प्लेजर आपके साथ बैठने में। जी बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था कि मेरा रैंक 77 है। जी तो फिलिंग में कितना कॉलेज भरना होगा? 777 है। अच्छा 1777 है। हाँ 1777। अच्छा देखिए, आप 14 से 15 कॉलेज भरिए, 14 कॉलेज कम से कम। अच्छा, और जो जितना भी अच्छा कॉलेज है सर मेरे नियर में भी है, मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, छतरपुर में। हाँ तो नियर बाय ही सारा है कॉलेज, अच्छा कॉलेज, तो पता नहीं हो पाएगा। तो ये देख लीजिए कि उसमें से कौन सा आपके नियरेस्ट पड़ रहा है। एससीआरटी भी नियर है, एमएसआईटी लीलावती सारा नियर ही है, 16-17 किलोमीटर है। तो उस सब में तो एडमिशन नहीं होगा ना। जी कालका में सर चांस बनेगा ना? मुश्किल है। अच्छा कोई नहीं सर। इनको बोले सर कोई कॉलेज देखिए 16-17 मैक्सिमम भरना पड़ेगा। और सर ये डॉक्यूमेंट वगैरह क्या सब लगेगा इसमें? अब वो तो जब फिल होगा तो वही 10th-12th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का बस। अच्छा ओबीसी में का आउटसाइड दिल्ली में है तो वैलिड नहीं है। ओबीसी नहीं लगा सकता है? नहीं लगा सकते आप। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू प्रदीप। वेलकम टू मंजेश। सर मेरा 2-3 सवाल था सर।
जी मंजेश। मेरा पहला सवाल ये था सर कि अगर जैसे कि जो एडमिशन जिस समय होता है तो उस समय से पहले तक अगर अपना अमाउंट वापस लेते हैं तो उसमें 100% रिफंड होगा या 18% जीएसटी ये सब करके 100% मिलेगा? 100% रिफंड होगा। और दूसरा सवाल ये था सर कि जो उसमें नोटिफिकेशन है रैंक वाला में जो आप भेजे थे ग्रुप में, उसमें कहीं पे ये मेंशन नहीं किया कि ये साइंस वालों का है या ये फिर आर्ट्स वालों का है या फिर कंप्यूटर वालों का है, सबका एग्जैक्ट मिनिमम रैंक और मैक्सिमम रैंक इस टाइप का मेंशन एडमिशन है। लेते फॉर्म फिल करवाते समय बोला था एक बार भी? नो सर। तो एडमिशन लेते समय नहीं बोल रहा है, अच्छा आदमी है, ना पहले बोला ना बाद में बोल रहा है। सर मेरा ये सवाल था सर कि अगर हम एमए जैसे कि जेएनयू से करते हैं और एक एमए करते हैं किसी लोकल लोकल स्टेट यूनिवर्सिटी से, तो दोनों में कोई डिफरेंस होगा सर? एक जेएनयू से करते हैं आप? ये सर। दूसरा मान लेते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी से करते हैं, देहरादून से करते हैं, गोरखपुर से करते हैं, तो उसमें जो सिलेक्शन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो उसमें जनरली देखा जाता है कि जेएनयू वालों को कम नंबर मिलता है और पटना इस समय 70-80-90% तक मिल जाता है, तो कोई उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज? तो कहाँ पर प्रोफेसरशिप में परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन हो रहा है बताइए? सर एक एपीआई स्कोर आता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें एमए का 20 नंबर का वेटेज दिया जाता है, तो वहां पे थोड़ा चांस बन जाता है। सुनो पहले तो कोई एक दो ऐसा एग्जाम हो सकता है जहाँ 1-2% का कुछ वेटेज होगा, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं क्रिएट हो रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, प्रोफेसर बनने के लिए नेट जेआरएफ वगैरह क्वालिफाई होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये सब तो वो सब के अलावा मतलब कि अगर है एमए में अच्छा स्कोर तो उसके बिना हो जाएगा, नेट जेआरएफ पीएचडी के बिना प्रोफेसर बन जाएंगे? नहीं सर, नेट भी है, जेआरएफ भी है, पीएचडी भी है, और एमए में जैसे हम पर्टिकुलर कर रहे हैं कि एमए में जेएनयू में से ड्यू में थोड़ा तो कम डिग्री नंबर तो देते क्या होता है, डिग्री तो महज एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप नेट जेआरएफ पीएचडी सब कर लेंगे तो फिर कहीं से कर लीजिए एम में। ये सर, थैंक यू सर। ठीक है, बस जेएनयू से करने का एडवांटेज ये होगा कि रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वहीं पर है, तो ऑब्वियसली वो अपने स्टूडेंट को प्रायोरिटी देंगे कि हमारे यहाँ से एमए किया हुआ है। ठीक है, ये सर, थैंक्स। बस ठीक है मंजेश, आपने नेट जेआरएफ और सब पास कर लिया है, पीएचडी वीएचडी कर लिया सब? नहीं सर, बस तो सोच रहे थे, आप कहे थे ना कि प्लान करना चाहिए, पता करना चाहिए, हाँ, तो जेआरएफ नहीं, अड्डा बिल्कुल। तो जेआरएफ अड्डा करके एक यूट्यूब चैनल है, तो उनका ये स्टेटमेंट था कि जैसे पटना यूनिवर्सिटी से करते हैं तो 90% आपको एमए में इजिली दे देते हैं, जहां तक हमको पता है, और जेएनयू सब से ड्यू से ग्रेजुएशन किए तो वहाँ पे ज्यादा नंबर देते नहीं, 70-80% पे टॉप तो करा उससे देते हैं। फर्क क्रिएट नहीं हो रहा है ना। अरे उस परसेंटेज का करने क्या वाले हैं? जैसे मेरा डिस्टिंक्शन है मास्टर्स में, तो मैं क्या करूं लेके, बताओ? आप बताइए ना, उसका मैं क्या करूं? देखिए मंजीत, सर वही सुनिए, आपको मैं एक चीज बताऊं। देखिए, मेरा इग्नू में कहा जाता है कि नंबर बहुत कम मिलता है, डिस्टेंस है, तो उसमें मेरा डिस्टिंक्शन है, तो जब जिसका डिस्टिंक्शन रहता है उसको अलग से इग्नू वाले बुला के सम्मानित भी करते हैं। तो वो मज़ा सिर्फ मास्टर्स तक था, जब था तब मैंने लिया। अब उसके बाद क्या है कि नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो कि नहीं हो, पीएचडी किए हो कि नहीं हो, उसके बाद किसी ने कभी मेरे से पूछा ही नहीं कि मास्टर से परसेंटेज क्या है, क्योंकि कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, और कोई ऐसा कहीं इक्का दुक्का कोई एग्ज़ाम हो गया कि कहीं पर पूछ रहा है कि मास्टर से कितना परसेंटेज है, तो अगर कहीं कोई इक्का दुक्का एग्ज़ाम होगा, कहीं कुछ एक्सेप्शन होगा, तो एक्सेप्शन शुड नॉट बी द बेसिस ऑफ योर डिसीजन। क्योंकि किसी अगर एक्सेप्शन एग्ज़ाम में पूछ ही रहा होगा, तो ये बताओ क्या गारंटी है कि तुम जिस दिन पास करोगे उस दिन फला यूनिवर्सिटी या एग्ज़ाम में वैकेंसी आएगा ही आएगा? नहीं आया तो फिर तो वही फॉलो होगा जो जनरल गाइडलाइन है। ठीक है, यस सर। तो ठीक है मंजेश, आई होप आई एम क्लियर। यस सर। विशाल, आपने हैंड रेस कर रखा है, मैंने आपको क्वेरी बता दिया। ठीक है, जो क्लाउड किचन वाला है 2-3 दिन में अनाउंस हो जाएगा, एंड जो ये है क्या कहते हैं, जो जॉब रेडी स्किल वाला है, ठीक है, वो भी 1-2 दिन में अनाउंस हो जाएगा, नॉट टू वरी, एंड उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड ऑल अदर्स ऑल्सो, जो भी फीमेल्स हैं, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि डेली बाइट्स हैज़ टाइड अप विद अ फर्म जो क्लाउड किचन में लोगों को असिस्ट कर रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं, जो भी फीमेल्स हैं हु आर गुड इन कुकिंग एंड ऑल, तो श्योरली आप साइड हसल के लिए अपने कुछ एक एक्स्ट्रा अपने आप को ट्राई देने के लिए, और कि क्या पता आप मे बी यू कैन
मेक समथिंग गुड ग्रेट बिगर इन दैट, तो उसका अनाउंसमेंट डेली बाइट्स पर होगा। तो वो ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म से टाई अप, उसमें भी सीट लिमिटेड ही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जो भी फीमेल्स हैं और कभी इस रास्ते में आपने सोचा नहीं है, यू हैव नॉट गिवन अ थॉट टू दिस थिंग, तो यू पीपल शुड स्टार्ट गिविंग थॉट टू इट। इनफैक्ट मेल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेल्स आर ऑल्सो इक्वली गुड शेफ, तो मेल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस डेली बाइट्स उसमें बीच में एक कह लो कि गारंटी के तौर पर रहेगा कि जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो सारा चीज़ आपको उसी हिसाब से डिलीवर किया जाए, और वो पूरा मॉड्यूल कैसे काम करता है, रजिस्ट्रेशन कैसे है, फसाई का लाइसेंस कैसे है, वो सारा उस मॉड्यूल में इंक्लूडेड रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट्स करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, तो वो सारा कुछ वो लोग करवा के देंगे आपको। आपको बस ये देखना होगा कि कैसे अधिक से अधिक आप उसको मतलब बेहतर आप बना सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है, आपको बस उतना देखना होगा। खैर, देन आई विल कम टू मनी गुप्ता, देन श्वेता। यस मनी गुप्ता जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनी, कैसे चल रही है आपकी RI की क्लास? सर अच्छी चल रही है जी हाँ, अब बताइए। हाँ सर, मतलब मैंने ना, एक तो मुझे पूछना था जो इंटर्नशिप का है वो अभी भी कर सकते हैं क्या सर, उसके लिए अप्लाई? हाँ कर सकते हैं, अभी शुरू नहीं किया गया, अभी किसी का नाम एनरोल नहीं किया गया हम लोगों की तरफ से। उसमें कई चीजें एक्चुअली ना इतना थोड़ा सा कंफ्यूजन था। बताइए सर। अभी मैंने जैसे RI के भी भरा है, नेट का भी भरा है, UPPED का भी भरा है, मतलब तो मैं अभी डिसीजन लेने के स्टेट में नहीं, तो कब होगा स्टार्ट एग्जैक्टली इंटर्नशिप? सपोज इफ आई गॉट एनरोल्ड विद RI, वहाँ पे एडमिशन हो जाता है, तो फिर आई डोंट नो कितना सही रहेगा इंटर्नशिप करना। देखिए इन दैट केस आप जो है, अरे तो इंटर्नशिप का टाइम तो 9 से 11 है ना, वो तो वीक में 2 ही 3 दिन होगा, वीकेंड्स पर है। वो रोज क्लास नहीं चलेगा, वो एक्टिविटी बेस्ड वर्क है। ओके सर, ठीक है, वो तो कोई बच्चा ज्वाइन कर सकता है। देखो वो सबसे पहली बात तो वो वीकेंड्स पर है, सैटरडे संडे फ्राइडे, पहला चीज। दूसरा चीज में रेगुलरली बैठा के बच्चे को लेक्चर थोड़ी ना देना कि बैठो और तुम सुनते रहो। मान लो कुछ सिखाया जा रहा है, लेट से कि तुमको कोई डिजाइन दे दिया गया बनाने के लिए कि इन्वायरमेंट डे आ रहा है बनाइए, तो तुम अपने हाथ से ही बनाओगी ना, थोड़ी ना कि हम लेक्चर देंगे तुमको। तुमको बताया जाएगा कि एक्सेस दिया जाएगा सॉफ्टवेयर पर हम लोग के एंड से, ठीक है, उस पर तुम डिज़ाइन बनाओगी, तो वो इट्स मोर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड, इसीलिए तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिमिटेड हैं। मेरा आपको रिकमेंडेशन रहेगा कि जो फीमेल्स हैं दे शुड गिव अ ट्राई इन क्लाउड किचन 1, अगर आप अपने घर पर रहते हो तो इट्स अ गुड ग्रेट वर्क, और आने वाले समय में वो और बूम होगा। अगर आप अच्छा खाना बनाते हो देन यू शुड गो फॉर इट, यू शुड गिव ट्राई टू दैट थिंग आल्सो, ठीक है सर। थोड़ा उसका तो अभी नहीं सोचा, पर सर एक क्वेश्चन था कि मतलब इंटर्नशिप, सॉरी सर बताइए बताइए। एकदम से स्किप हो गया सर, मतलब हाँ जी, जैसे RI, देखो कॉलेज के साथ तुम्हारा कहीं एडमिशन हो रहा है, सुनो, कॉलेज में तुम्हारा कहीं एडमिशन हो रहा है तो उसके साथ क्या इंटर्नशिप मैनेज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वेरी इजीली। हम लोग तो ज़्यादा उस बात का ध्यान रख रहे हैं ना, आपसे ज़्यादा कंसर्न तो हमारा है वो बात, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी होता है हमारे स्टूडेंट्स कहीं ना तो कुछ कर रहे होते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि फुल टाइम उसी नाम पर बैठे हुए हैं। तो लेट से सैटरडे है, संडे है, तो उसके लेक्चर्स लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं है कि मेरे को एकदम सिलेबस कंप्लीट कराना है, इट्स एक्टिविटी बेस्ड वर्क, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी बच्चे को अपना CV बनाना है, लेट से गूगल साइट पे पोर्टफोलियो बनाना है, तो तुम अपना पोर्टफोलियो ला के बनाओगी, हम में से कोई चेक करेगा कि भाई पोर्टफोलियो में तुमने क्या क्या लिखा है, कैसे मेंशन्ड है, तुमको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि अगर मान लो लेट से तुमसे कुछ पूछा जा रहा है तुम क्या जवाब दोगी, ताकि तुम एकदम सॉर्टेड वे में चीज़ों को लिखे रहो, ठीक है। हाँ, तो वो सब उस तरह से रेडी कराया जाएगा, और तो वो आप अपने कॉलेज के साथ करते रहिए, ठीक है, क्योंकि देखो इट्स इंटर्नशिप, प्लीज कंटिन्यू। देखो कॉलेज के साथ देखो ऐसा नहीं होता है, कभी भी आप एक चीज़ बात समझिए कि ऐसा नहीं होगा कि आपको प्लेटर पर चीज़ें आके मिलने वाली हैं। जैसे अब इस तरह का तुम करते हो तो एक्टिविटीज़ बेस्ड तुम्हारा नॉलेज एग्जैक्टली बढ़ जाता है कि अपने आप को प्रस्तुत कैसे करना है। नॉलेज के बेसिस पर सिर्फ आपका वो नहीं होगा, आप स्वयं को उस बात को कितना अच्छे तरीके से रख रहे हो, आप प्रस्तुत कितना अच्छे तरीके से कर रहे हो, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो मैं सेशन में बैठा हूँ, तो मेरे को ये चिंता नहीं है ना कि कोई बच्चा DLED के बारे में पूछ दिया तो मुझे पता है कि नहीं पता है, मुझे UPPED के बारे में पूछ दिया तो पता है कि नहीं पता है, बिहार के बारे में पूछ दिया तो पता है कि नहीं पता है, नेट JRF के बारे में पूछ दिया तो पता है कि नहीं। तुम देखोगे सारा चीज़ पर एकदम मेरे को पिन पॉइंटेड एग्जैक्ट आइडिया हो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। कोई बच्चा ये बता रहा है तो मैं उसका तीनों सब्जेक्ट का गुणांक भी कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, भाई तुमको इस पर गवर्नमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
ठीक है। तो वो क्या है कि वो समय के साथ वो जो आप होता है ना कि एकदम कॉन्क्रीट जो आपको नॉलेज रहता है तो आप उसको किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हो। जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ वही चीज़ लेके बैठे हुए हो, तो वही आपका मनी ना, वही आपका एक मार्केट वैल्यू होता है किसी भी काम में। ठीक है। तो जैसे मान लो तुमको मेल ही लिखना है, या जितने बच्चे हैं किसी को मैं बोल दूं कि आपको जॉब के लिए एक मेल लिखना है किसी को भी, तो सब के सब जानते हो, सबको लगता है कि मेल लिखने आता है उनको। लेकिन अभी पूछ दें कि मेल में वो 3 बार CC लिखा रहता है, BCC लिखा रहता है, वहाँ क्या लिखना चाहिए, नीचे क्या लिखना है, कि मतलब कैसे कि जो कम शब्दों में बेहतर तरीके से आप लिख दीजिए। ठीक है। तभी अच्छे की हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो उसका बेस्ट वैल्यू। मेल तो सब लिख रहे हैं, कोई भी लिख दे रहा है भाई मेल, बिना ईमेल आईडी के तुम फ़ोन में लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो मेल तो सबके पास है। कितने ऐसे लोग हैं जो ढंग से टाइप करके लिख देते हैं, और प्लस जब उल्टा उधर से आपको रिप्लाई आता है तो कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करते हो, वो बहुत छोटी सी बात एक व्यक्ति को एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड बना सकता है। जैसा कि शुरुआत में मैं समझा रहा था, बहुत सारे लोग उसी डेली वेट्स पर अप्लाई करते हैं, और जिस तरह से CV भेजते हैं हम लोग देख के रिवक, कौन उसको देखेगा जो उस पर सीरियस नहीं है, CV को लेकर सीरियस नहीं, हम उसको लेकर क्यों सीरियस हो। ठीक है। हमारे पास पहले ही 10 लोग खड़े हैं। तो ये जो अप्रोच है ना, ये जो आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेके जाते हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं रहता है, ज़्यादा बेहतर रहता है। हर बच्चे को उस बात का समझ नहीं रहता कि खुद से कैसे करना है या खुद से कैसे देखना है। तो ये सबका आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। तो इसके लिए करना कुछ नहीं होता है, उसके लिए बस तुमको कोई करके दिखा दे, या तो ये तरीका, या तो तुम खुद से बहुत खोजी टाइप के विद्यार्थी रहो, जाके चेक करें। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति उस तरह से खोजी टाइप का है। जैसे तूने बोला कि मैंने क्लाउड किचन वाले पे आई एम नॉट गिवन अ थॉट टू इट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई डू इन माई लाइफ to which I have never given any thought. Yes, sir. To which I have never given any thought. So, and if I earn 100 rupees, then I earn 40 rupees from Delhi Bytes, 60 rupees from all 2-3 other ventures, जिसको मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में करना है। लेकिन इसी तरह करते करते जब आप करते करते सीख जाते हो तो किस में आप बड़ा बनोगे, यू डोंट नो। जैसे वो लोग कहते हैं ना, जापानीज बुक है इकिगाई, फाइंडिंग व्हाट इज योर पर्पस। तो बट फाइंडिंग द पर्पस इज नॉट दैट ईजी। फॉर दैट यू नीड टू डू 3-4 चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट टाइप का, कि भैया एम आई फाइंडिंग माई पर्पस इन दैट ऑल्सो, कि नहीं, क्योंकि कई चीज़ होता है शुरुआत में बहुत टेम्पटिंग लगती हैं। ठीक है। और ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी कर रही हो, उससे 2 पैसा जब अर्न करने लगोगी तो हर चीज़ में पर्पस डेवलप होने लगता है। फिर मोटिवेशन के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। जैसे मान लो तुमने कोई आइडिया सोचा, अब उस पर कोई 500 रुपये कमाने लगा उस आइडिया पर, तो तुमको मोटिवेशन चाहिए क्या कि अगला टास्क क्यों करना है। वो तो दुनिया की हकीकत है, कोई कितना भी बोले। ठीक है। जैसे मान लो लेट से मैंने क्लाउड किचन वाले ही बोला, तुम घर बैठे अगर उससे 20,000 रुपये कमाने लगो तो 40 पर मुझे लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लगेगा कि यार मज़ा आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है 20 से 40 कैसे बनता है। क्योंकि सरस्वती के साथ कोई ज़रूरी नहीं है कि लक्ष्मी आए ही आए, लेकिन लक्ष्मी होने से होता क्या है कि बहुत सारे जिनके पास सरस्वती हो वो आपके जो है सेवा में आ जाएंगे। ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो यही सब होता है जो स्किल बेस्ड चीज़ें होती हैं सीखने से। हाँ, पॉइंट ये है कि जहाँ भी आप सीख रहे हो वो कितना डिलीवर कर रहा है। ठीक है। वो कितना काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि क्लेम और रियलिटी में डिफरेंस हो, क्योंकि आप लोगों को भी सीखना है वो चीज़। ऐसा नहीं है कि लेक्चर दे दिए मेरे साइड से कंप्लीट और बात खत्म। ठीक है। इट इज़ नॉट दैट सिंपल। तो यू पीपल ऑल्सो नीड टू कंप्लीट। तो आप उसी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि थोड़ा सा आप लोग कमिटमेंट रहना चाहिए। और जब डिटेल रिलीज होगा तो उसमें मैं सारा बात एकदम क्लियर कट बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों का उसमें ये टारगेट नहीं है कि अधिक से अधिक बच्चों को एनरोल करना है। हमारा टारगेट उसमें ये है कि जब हम किसी बच्चे को एनरोल कराएं तो हम लोग खुद क्या करें कि अलग अलग जो भी फर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं या जॉब जो दे रहे हैं वहाँ पर हम उसको अप्लाई भी करवाएं। मेल उल कैसे कॉन्टेक्ट करना है, अब कैसे आप रिप्लाई करिए, सो दैट 10 में से 2 बच्चा भी ऐसा हो जिसको जॉब मिल सके। ठीक है। वो उस नज़रिए से करवाया जा रहा है सारा कुछ। इसीलिए देखो कि लेवल 2 लेवल 3 में कंप्यूटर के सर्टिफिकेट्स को हमने इंक्लूड किया है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले करवाते हैं। ठीक है। आई जस्ट शो यू जो हम लोग का इंटर्नशिप है उसमें लेवल 2 लेवल 3 में इसको भी इंक्लूड किया गया है। इसको ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट पूरे पैन इंडिया वैलिड रहता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसीलिए लेवल 2 लेवल 3 में डाला गया है। ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो 90% फर्म क्या होंगे, तुमको अपने यहाँ ट्रेनिंग वोनिंग कराएंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे, उस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग ना कोई जानता है ना कोई इज्जत करेगा। ठीक है। लेकिन ये जो नीलेट वाला है, तमाम जगह ऐसा गवर्नमेंट वैकेंसी आएगा जहाँ तुमको लिखा होगा कि CCC का कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए,
कोई लाइब्रेरी साइंस परस्यू कर रहा है तो उसको बोलेगा कि 1 साल का कंप्यूटर सेट, आपके पास डिप्लोमा लेवल का 1 साल का कंप्यूटर का वो होना चाहिए। तो यहाँ पर तुमको ये एडवांटेज मिलेगा, ये जो ये दिखाया जा रहा है कि उसमें साथ में उसको भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं लेवल 2 लेवल 3 में, सो दैट बच्चा हमारे साथ साथ उसको भी कर ले। सब करवाएंगे तो कर लेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, वो एक डिफरेंस है। तो जैसे मान लो भाई ये फॉर्म फिल करो, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको उसका समझ डेवलप होगा और उसमें एग्ज़ाम भी होगा। ये जो नीलेट वाला आप जाके दोगे, जब वो पास कर लेगा तो वो मिलेगा। तो लेवल 1 वाला तो ईजी है, लेवल 2 और लेवल 3 वाला जो सर्टिफिकेट है डेली वाइट्स पर, वो ऐसा टुचपुजिया नहीं है, वो बहुत ही तरीके से है और वो सबको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो लेवल 2 लेवल 3 वाले में जो नीलेट का एग्ज़ाम है, जब आप पास कर लोगे तभी हम लोग अपना इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट देंगे साथ में। ठीक है, डिटेल आएगा तो उसमें ये सब भी मेंशन्ड है। वो ऐसे ही नहीं है कि बस आया और 3-4 हज़ार रुपये दिए, ज्वाइन कर लिए और बाद में सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, ऐसा नहीं है भाई, वो काम नहीं करना है। इसीलिए उसमें सारा कुछ मेंशन्ड है। ठीक है, तो सर अभी कितना टाइम लगेगा इसकी मतलब इन्फॉर्मेशन आने में, इंटर्नशिप और 2 से 3 दिन में आ जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबब्ली मैं तुम्हें डेट भी दे दे रहा हूँ, जून एंड वगैरह में वो शुरू होगा। ओके, द इंटर्नशिप एंड क्लाउड किचन भी बहुत दोनों ज्वाइन कर सकती हो ना। क्लाउड किचन आप वीकेंड पर क्लास रखिए, बाकी दिन अपना काम। रजिस्ट्रेशन वगैरह में टाइम लगता है भाई, फसाई का लाइसेंस, जोमेटो पर रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि शाम को रात में की और सुबह हो जाएगा, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है। तुमको फसाई का लाइसेंस लेने में 15-20 दिन लग जाएगा, बिना फसाई के लाइसेंस का आप काम नहीं कर सकते हो। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वो सब बताया जाएगा, वो सारा उसी में इंक्लूडेड। लोग बताएंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपके पास ये आएगा, और फिर ताकि तुम घर बैठे बैठे उस चीज़ को कर सको। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत ट्रेनिंग जोमेटो वाले भी देते हैं। जैसे मान लो ऐसा होता है कि कोई फूड आइटम आप पैक करके अपने घर से भेज रहे हो, तो कैसे करना है, ऐसा नहीं है पन्नी में बन के दे दिया कि ले जाओ, दे देना अगले को। ठीक है, तो वो सारा कुछ भी होता है। ठीक है, ठीक है, तो वो तो वीकेंड मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था सर कि आप दिल्ली में कब रखोगे? मोस्ट प्रोबेबली मैं इधर, मेरे को सेमिनार यार होने का 2-3 बार डेट पोस्टपोन हो चुका है, सच बता रहा हूँ। और मेरे माइंड में ऑलरेडी है कि मेरे को सेमिनार इंक्लूड करना है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है जून एंड या जुलाई में सेमिनार होगा। ठीक है, देन वी विल श्योरली। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है मणि, सर। तो थैंक यू ठीक है, सो थैंक यू। सर। हाँ, यस, देन आई विल कम टू यस प्लीज़ आप क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, जैसे किसी को और कुछ क्वेश्चन रह गया तो। देन आई विल कम टू अंशिका, देन जसमीत। सर मुझे ये एंट्रेंस रिलेटेड तो नहीं पूछना, बट इग्नू रिलेटेड हाँ बताइए। हाँ, कि जैसे मैंने ना एमए पॉलिटिकल साइंस भर रखा है, मेरा फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम होगा जुलाई में, बट मुझे ये कंफ्यूजन है, क्या जैसे मैंने फीस पे कर दी 4 सब्जेक्ट की, मुझे पूछना है ये 4 सब्जेक्ट क्या मैं स्किप करके दिसंबर में एग्जाम दे सकती हूँ? जुलाई दिसंबर के 2 सेशंस होते हैं। यस, दे सकती हैं, बिल्कुल दे सकती हैं। बस होगा क्या, एग्जाम फॉर्म का फी दोबारा देना पड़ेगा सितंबर में। हाँ, एग्जाम फॉर्म की। और ऐसा भी कर सकती हूँ कि 2 एग्जाम अभी दे दिए और 2 बिल्कुल कर सकती हैं, बस एग्जाम फॉर्म फी का दोबारा फिल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और जैसे 2 एग्जाम में मैं नहीं जाऊंगी तो उसमें एब्सेंट लग जाएगी, तो उससे कोई मार्कशीट वगैरह नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे तो बस मैटर करेगा कि फ्यूचर में आप जो है पास कर लेने सब्जेक्ट हो कि नहीं। ठीक है, ओके सर, ठीक है। एंड हाँ, और आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि एग्जाम 2 बार होता है, जून में होता है, जुलाई में होता है, कब फॉर्म निकलेगा, कब क्लोज होगा, वो भी पता है। ठीक है, हाँ हाँ। यस आकिफा, देन जसमीत। मुश्किल है आकिफा थोड़ा। ठीक है, ये जसमीत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरे 2 डाउट्स है। एक तो मुझे पूछना है कि आईपी बीएड में 1610 रैंक है तो कितने कॉलेजेस बनने चाहिए चॉइस फिलिंग में? 14 से 15 फिल करिए। एंड सर अगर हमें नेक्स्ट ईयर सीटेट के लिए अप्लाई करना है तो हम इस साल इनरोल कर सकते हैं आपके बैच? नेक्स्ट ईयर क्यों एनरोल करोगी? इसी साल दिसंबर में पेपर है, तो इसी बार अभी फॉर्म रह गया सर भरना, शायद डेट निकल गया है। अरे दिसंबर वाला फॉर्म अभी निकलेगा। ओके सर, तो सर बैच जितने बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, जितने बच्चों का इस बार बीएड में एडमिशन होगा, आप सब लोगों के लिए दिसंबर में सीटेट का पेपर होगा, जिसका सितंबर में फॉर्म निकलेगा और जुलाई के एंड में डेली वाइट्स का प्रिपरेशन क्लास शुरू होगा उसका। ठीक है,
Alright, जितने sir. बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीटेट का क्लास डेली बैट्स जुलाई एंड में शुरू होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और दिसंबर में पेपर होगा और दिसंबर में ही करके निपट लो, वरना जितना ज़्यादा बीएड में आगे बढ़ते जाओगे उतना उलझते जाओगे, बाद में मामूली सा एग्जाम पास करना भी पापड़ बेलने जैसा हो जाएगा। तो सर कौन से नंबर पे रीच आउट करना होगा अगर हम इनरोल करना चाहते हैं जो जुलाई डेली बैट्स में? का जो ऑफिशियल नंबर 85060 वाला, ठीक है, जी वो सर। इनफैक्ट हो सकता है कि सीटेट के बैच का डिटेल ना कल परसों में रिलीज कर दिया जाए, ताकि बच्चे अपना एनरोल करते रहें, क्योंकि एडमिशन होना शुरू हो गया है। तो जितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं ये सब के सब जो है सीटेट बीएड फर्स्ट ईयर में ही एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट के लिए। अब जैसे मान लो अपने कॉलेज में जाके पूछोगे ना, तो हो सकता है तुम्हारा टीचर बोल दे नहीं आप फर्स्ट ईयर में एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि उनके टाइम में जब एग्जाम होता था तो वो लोग एलिजिबल नहीं होते थे। यस सर। हाँ, ये एनसीटी का गाइडलाइन 2021 के एंड में आया है, ठीक है, तो उसके बाद से सभी लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर? थैंक यू। हाँ जी बोनी बताइए। हाँ सर मेरा नाम जया है। जी। सर मेरे को ये पूछना था कि सर जो अभी सीईटी हुआ था आईपी का एग्जाम, वो मैं दे नहीं पाई थी, फॉर्म फिल नहीं कर पाई थी, बट मैंने उसमें देखा कि आईपी में हम सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। तो सर मेरे को ये पूछना था कि मतलब मैंने तो फॉर्म फिल नहीं किया है, तो फॉर्म काउंसलिंग फॉर्म भरने में कोई सीयूईटी परेशानी में नहीं सीओक्यूपी 03 का फॉर्म फिल किया है आपने? P03? सर मैंने P05 और P03 दोनों एग्जाम दिए हैं। हाँ, अगर आपने 03 का दिया है तो उसके बेसिस पर भी आईपी वाले एडमिशन लेते हैं, और वो लेंगे जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा तब। अच्छा, तो सर इसमें मार्क्स भी मैटर करेगा ना इसमें? तो मेरिट तो बनेगा ही, मार्क्स तो मैटर करेगा ही। अच्छा, तो क्योंकि सर जब मैं फॉर्म मतलब सीयूईटी का भर रही थी तो उसमें P05 आईपी यूनिवर्सिटी में मतलब दिखा रहा था कि P05 पेपर को आप आईपी यूनिवर्सिटी से भी आगे कर सकते हैं, तो मैंने P05 को 03 के कारण दिखा रहा था, 5 के वाला। कारण नहीं, 05 के कारण दिखा रहा, 03 के कारण दिखा रहा था वो। अच्छा, 03 के कारण दिखा रहा था, तो सर 05 में मुझे अपने मार्क्स याद नहीं, पर इतना याद है मैं कि समझ गया 05 भाई, को पहले काउंसलिंग का निकलने तो दीजिए, पहले आईपी का नोटिफिकेशन आएगा उसका मंथ एंड में कि सीयूईटी वाले बच्चों को एनरोल कर रहे हैं, तब जब नोटिफिकेशन आएगा तब देखिएगा। अच्छा, सीयूईटी वालों का अलग से नोटिफिकेशन आएगा? ऑब्वियसली अलग से आएगा। अच्छा, वो मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वो मुझे अलग नहीं से आइडिया आएगा, था। अलग से आएगा। अच्छा, तो सर इसमें सीयूईटी के थ्रू अगर करते हैं तो कितने कॉलेजेस भरने होंगे? अप टू यू, डिपेंड करेगा, पहले आने दीजिए नोटिस फिर देखते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, तब ठीक तक डेली है। बैट्स के और भी बहुत सारे सेशन होंगे, तो नॉट टू वरी, ठीक है। अच्छा, तो जो मतलब लिंक मिला है मुझे दिल्ली बाइट के उसका सेमिनार का मतलब ग्रुप का, उसी पे आ हाँ जाएगा हाँ कि हाँ फिर हाँ, और वो कुछ बच्चों का देना डिटेल पड़ेगा? सेव्ड रहता है उसमें, जितने बच्चे भी एडेड है वेबिनार सेमिनार वाले में, उन सभी का ईमेल आईडी फ़ोन नंबर वगैरह डेली बैट्स के पास डिटेल रहता है, तो उसमें उन्हीं लिंक जब भेजा जाता है तो उसमें बच्चों को जब भी भेजा जाएगा तो उसमें भेज दिया जाता है, क्योंकि आप लोगों के लिए ईजी पड़ता है ना ज्वाइन रहना और ऐड होना। प्लस डेली बैट्स की तरफ से कभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा पोक भी नहीं करते मैसेज करके। हाँ ठीक है सर, वही पूछना था कि इंफॉर्मेशन आगे मुझे कैसे ठीक है, मिलेगा। ठीक है। तो Thank निश्चिंत you, रहिए, sir. जो अपडेट आएगा तो उस ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। हाँ अच्छा, उसका भी अपडेट आएगा तो ग्रुप में आ जाएगा यस यस सीयूईटी यस। वाला? हाँ नहीं, उस ग्रुप में नहीं, जब भी वेबिनार होगा तो उस ग्रुप में अपडेट आएगा, जो ग्रुप का जो टॉपिक है उसी में अपडेट आएगा। हम लोग एडवर्टाइजमेंट इधर उधर नहीं करते हैं ग्रुप में, जो ग्रुप जैसा बना हुआ है वो वैसे ही रहेगा। अच्छा ठीक है, हाँ। ठीक है, तो सीयूईटी के लिए भी आप उसमें काउंसलिंग से रिगार्डिंग वो कर जी देंगे जी जी वेबिनार का। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। यस प्रदीप, यस प्लीज। दिल्ली में बहुत जल्द वो होगा, सेमिनार होगा, तो प्रदीप आप बिल्कुल मिल सकते हैं। और ये जो आपने सीटेट का फ़ी पूछ रखा है, डेली बाइट्स पर किसी भी प्रिपरेशन क्लासेस का फ़ी कहीं से भी आप कंपेयर करोगे तो हो सकता है कि अच्छा खासा आपको हाई देखने के लिए मिले, बिकॉज ऑफ सिंगल रीज़न, क्योंकि हम लोगों की क्लासेस बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐप में पढ़ाऊँगा, तुम चैट बॉक्स में टाइप करोगे, तो मेरा स्टूडेंट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, एक इंटरेक्शन बेस्ड क्लास होता है हम लोगों का, तो इसीलिए फ़ी ज़्यादा रहता है। क्योंकि जैसे मान लो 2 महीने का ड्यूरेशन है, तो मैं बात कर रहा हूँ, अगले दिन कोई दूसरा फैकल्टी आएगा, अगले दिन कोई तीसरा फैकल्टी आएगा, तो एक ही बैच में 3-4 फैकल्टीज़ रहते हैं। और जिस तरह से आप यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हो कि चैट में भी टाइप कर सकते हो, वॉइस माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, तो जो डेली बैट्स की क्लासेस हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होती हैं। तो इसीलिए हमारी मजबूरी, ज़रूरत, दोनों चीज़ होता है कि जो फ़ी उसको हाई रखा जाता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिमिटेड रखा जाता है। इसीलिए रिजल्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि हम लोगों का किसी भी प्लेटफॉर्म से बेहतर देखने के लिए मिलेगा।
जैसे ऐसा नहीं है कि हम 1 लाख बच्चे को पढ़ा रहे हैं, खैर तो उतने तो है ही नहीं हमारे पास, पहली बात तो ये भी है, साथ में ये भी लॉजिक है। तो 1 लाख बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो है 100 का ही सिलेक्शन हो रहा है। अगर हम 100 को पढ़ा रहे हैं तो 40 का हो जाएगा, ये बात है। बस ये एक डिफरेंस देखने के लिए आपको मिलेगा डेली बाइट्स पर। और इसी आईपी में ही आप देख लीजिए रैंक 1, 10, 12, 13, 17 सब डेली बाइट से ही हैं, ठीक है। कोई 33, 32 कुछ कुछ बता रहा था, तो आपको देखने, और सब अलग अलग हमारे बैचेस में हैं, तो वो चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। बस इसी रीज़न से हम लोग का फ़ी ज़्यादा रहता है। वो ऐसा नहीं होता कि ऐप पे ज्वाइन किए, बच्चा नीचे कमेंट कर रहा है, टीचर को मन किया रिप्लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्लास में तो माइक ऑन करके सीधे बात कर सकता है भाई, तो ये चीज़ रहता है, इसीलिए फ़ी हाई रहता है। और प्लस होता क्या है, दूसरा एक कारण और है, जब हम लोग का एक क्लास चल रहा होता है ना, तो हम दूसरा नहीं ऐड कर सकते हैं उसमें। इस बात को भी आप फील नहीं कर पा रहे हो। जैसे एक हम लोग का चल रहा है तो हमारा वो टीचर आप ही को समय देगा, दूसरे को नहीं दे सकता है उस समय, ठीक है। तो वो टाइम का ही प्राइस होता है बेसिकली, ठीक है। हाँ जी बोनी, लास्ट क्वेरी, यस प्लीज। नहीं सर, और कोई क्वेरी ठीक नहीं है, है ठीक है। फिलहाल। तो चलिए ठीक है फिर, थैंक यू एवरीवन, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत जल्द डेली बाइट्स का अगला सेशन भी होगा। मुझे पता है इस समय एडमिशन वगैरह का टाइम है, बहुत तरह का एंग्जाइटी फियर में भी आप लोग क्वेरी में आने लगते हो, तो उसको लेकर चिंता मुक्त रहिए। जो भी हमारे साइड से होगा हम कोशिश करेंगे कि फ्रीक्वेंटली हम लोग जो भी वेबिनार मीट वगैरह हो, सेशन वगैरह हो, आप लोगों के साथ कंडक्ट करें। और आप श्योरली उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, कोई ऐसा बच्चा है जो उस ग्रुप में नहीं है तो व्हाट्सएप हैंडलर को आप मैसेज कर देना, मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग वहीं से ज्वाइन किए होंगे। अगला मैं कोशिश करूंगा सेशन कंडक्ट करते रहूं, इधर 1 मंथ हो सकता है मेरा सेशन हो अच्छा खासा, क्योंकि करियर में थोड़ा गाइडेंस की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, क्या करें नहीं करें। अदरवाइज सब अपनी ही समझ से एडमिशन लेते हैं, मतलब डिसीजन लेते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी समझ सही डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन। शमीम आप रुक जाइएगा, आपको कुछ डाउट है, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। थैंक यू एवरीवन।